हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 10 में। शुरू करते हैं भाई। क्या पढ़ रहे थे हम? डाइपोल मोमेंट पढ़ रहे थे। उसके कुछ एग्जांपल्स बचे हुए हैं, दो कैटेगरी बची हुई है। वेक्टर से कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, जो एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूं उतने में आपका काम हो जाएगा, वही पूछे जाएंगे अगर कभी गए तो। और फिर हम आयनिक बॉन्ड स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक चीजों की, और उसके बाद हम बात करेंगे आगे। चलो, सबसे पहले एक बात बताओ। आप सब लोगों को पता है कि अगर दो सिमिलर वेक्टर, है ना, ये म्यू है और ये म्यू है, तो इस केस में म्यू रिजल्टेंट क्या होता है? जीरो होता है। अगर ये सिमिलर वेक्टर है और इनके बीच में अगर थीटा 180 डिग्री होता है, वेक्टर सेम होने चाहिए, तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है बेटा? जीरो होता है। ये एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी आपको पता होना चाहिए कि अगर तीन सिमिलर वेक्टर, अगर तीन सिमिलर वेक्टर 120 पे डिग्री पे हो, तो भी म्यू रिजल्टेंट क्या होता है बेटा? जीरो होता है। अगर इस केस में थीटा 120 डिग्री हो, तीन सिमिलर वेक्टर अगर 120 डिग्री पे हो, तो भी रिजल्टेंट क्या होता है? जीरो होता है। और क्या आपको पता होना चाहिए? अगर दो सिमिलर वेक्टर 120 डिग्री पे हो, है ना, इसमें थीटा है 120 डिग्री, उसमें भी थीटा 120 डिग्री है, लेकिन वहां जो वेक्टर है वो तीन है। यहां जो वेक्टर है वो एक वेक्टर के बराबर हो जाएगा। तो ये म्यू है, ये म्यू है, तो म्यू रिजल्टेंट इक्वल टू म्यू हो जाएगा, वो एक के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई। ये एक बेसिक चीजें आप सबको पता होती है, सबको पता है। ठीक है ना। नहीं पता तो देख लो। ऐसा होता है, दो सिमिलर वेक्टर 180 डिग्री जीरो, 120 डिग्री पर दो सिमिलर वेक्टर, 120 पे दो एक के बराबर, और 120 पे तीन भी क्या होते हैं? जीरो होते हैं। तो अब बात आती है कि ऐसा कहीं अपन ने यहां ये चीज देखो। अब आप ये चीज नजर करो। ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों का देखा हुआ है ना, फिजिक्स वगैरह में आपने पढ़ा होगा, है ना। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 2AB कोस थीटा, ऐसा देखा। तो हमने AB की जगह क्या लिख दिया? म्यू 1 स्क्वायर म्यू 2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू 1 म्यू 2 कोस थीटा। ये सब आप वेक्टर जब पढ़ते हैं फिजिक्स में पहला चैप्टर, तब भी आपको पता होता है। इसमें कोस थीटा की वैल्यू, इसमें कोस थीटा की वैल्यू दी हुई है। और भी होती है वैल्यूज तो कोस थीटा की, लेकिन हमको सिर्फ 0, 60, 90, 120 और 180 से मतलब है, इसलिए हम उनकी बात कर रहे हैं। और भी होती है वैल्यूज, तो और भी होती है, मेरे को इनसे मतलब है इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं। तो कोस जीरो जो होता है वो कितना होता है? कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? कोस जीरो की वैल्यू होती है 1। कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1। 60 की कितनी होती है? हाफ। 60 की कितनी होती है? हाफ। इसीलिए तो दो का एक हो गया था वो। दो म्यू का एक जो है वो 60 कितनी होती है? हाफ होती है। और फिर ये क्या हो जाएगा आपका? जीरो। 90 का कितना हो जाएगा बेटा? जीरो। 90 कितना हो जाएगा? जीरो। 90 कितना हो जाएगा? जीरो। तो 0 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री की 1 हाफ, और ये आ जाएगा आपका -हाफ, और ये आ जाएगा आपका -1। इस तरह से वैल्यूज चलती है। ठीक है भाई। सर ये वैल्यूज हमें याद करनी है क्या? अबे याद क्यों करनी है? तुमको याद ही होगी भाई, मुझसे ज्यादा अच्छा से आता है तुमको ये चीज। मैं तो ये दिखा रहा हूं कि जब तुम यहां पर एक वैल्यू रखोगे तो ये रिजल्टेंट सबसे ज्यादा आएगा, और जब तुम यहां पर -1 रखोगे, मतलब अगर ये 180 डिग्री है, तो तुम यहां पर -1 रखोगे, और -1 रखोगे तो ये सबसे कम रिजल्ट आएगा, इनफैक्ट जीरो हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि म्यू, अगर अगर आप थीटा इंक्रीज करोगे तो म्यू रिजल्टेंट जो है वो डिक्रीज होगा। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ाओगे, वो जो म्यू रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? कम होती जाएगी। बस ये सिखाना है। सर ये कहाँ काम आएगा? आगे वाले एग्जाम्पल में काम आएगा। आ जाओ, आगे वाले एग्जाम्पल में काम आएगा। ये देखो, ये तो हो गई थी हमारी स्लाइड कल वाली, इसको हटा देते हैं। ये है, इस पे आते हैं, इसको बाद में करेंगे। सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पहला सवाल, इसको हम सबसे बाद में करने वाले हैं। आ जाइए। तो अब भी ये वाला सवाल देखते हैं। आ जाओ। देखो, बेंजीन नॉन पोलर होता है बेटा, है ना। बेंजीन इधर साइड में बता देता हूं। ये जो बेंजीन होता है, ये बेंजीन जो होता है ये क्या होता है? म्यू इज इक्वल्स टू 0 होता है, नॉन पोलर। बेंजीन क्या होता है? नॉन पोलर होता है। मतलब ये बीच वाली रिंग तो नॉन पोलर है, बीच वाले का जो रिंग बनी हुई है उसका तो
म्यू जो है वो 0 है। अब इस पर जो ग्रुप्स लग रहे हैं उससे हम डिसाइड करेंगे कि किस पे कितना जाएगा, उससे हम डिसाइड करेंगे। तो चला देखते हैं। ये कार्बन होगा यहां पे, आप सबको पता है कि यहां कौन होगा, कार्बन होगा। अब कार्बन से क्लोरीन को अगर आप वेक्टर असाइन करोगे तो क्लोरीन की तरफ करोगे एक वेक्टर, फिर यहां पे भी दूसरा वेक्टर, यहां पे भी तीसरा वेक्टर। ये 3 वेक्टर 0 डिग्री पे हो गए, ये 3 वेक्टर क्या हो गए, 0 डिग्री पे हो गए। और अब मैं यहां पे ये 3 तो लड़ मरे, ये 3 आपस में लड़ मरे। अब मैं एक लगा देता हूं, तो मेरे पास इन तीनों का तो कैंसिल हो गया, तो एक ही वेक्टर बचा ना बेटा, जो बचा उसको मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं। और आपको पता है कि यहां पे जो है, यहां पे 2 वेक्टर 120 डिग्री पे है, तो फिर म्यू रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू म्यू होगा। यानी कि जो भी वेक्टर होगा वो 1 के बराबर होगा, जो भी वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। एक दो मिलकर 1 के बराबर हो जाएंगे। 120 पे 3 लड़ मरे, 120 पे 3 लड़ मरे, तो एक बचा। 120 पे 2 1 के बराबर हो गए, और 180 पे 2 लड़ मरे, तो फिर बचा कौन सा, ये एक बचा। 180 पे लड़ मरे तो बचा कौन सा, ये एक बचा। जो जो हमारे पास बचा है उसको मैं बता रहा हूं ऐसे। और ये तो दिख ही रहा है, ये तो सीधा सीधा एक ही है। तो अगर मैं बोलूं कि इनमें डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना है तो समझो कैसे होगा। 3 आपस में लड़ मरे, 1 2 3 लड़ मरे, एक बचा। इन दोनों का मिलाकर एक हो गया। उन दोनों, ये दोनों आपस में लड़ मरे, एक बचा, और वो तो एक ही है। इसका मतलब हुआ कि इसका डाइपोल मोमेंट इसके बराबर, इसका इसके बराबर, और इसका इसके बराबर। ये सब इक्वल डाइपोल मोमेंट वाले हैं। देखना, समझना बात को। पहले वेरी फर्स्ट वाले में देखो 3 आपस में लड़ मरे, एक बचा। दूसरे वाले में दो, दो मिला के एक हो गया, दूसरे वाले में 2 मिला के एक हो गया। तीसरे वाले में फिर ये 180 पे लड़ मरे, एक बचा, और इसमें तो एक ही है। तो सबका रिजल्टेंट एक के बराबर ही आ रहा है, और सबका रिजल्टेंट जो है वो इक्वल आ रहा है, यानी कि ये बराबर बराबर हो गए सारे। फिर आते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देखते हैं, आइए बेटा दूसरा सवाल। चलो देखते हैं इसको। ये आपका वेक्टर यहां है, और ये आपका वेक्टर यहां है, यहां है, ये वेक्टर यहीं पर है, ठीक है। ये एंगल कितना हो गया, ये 60 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया, ये बताओ पहले तो मेरे को। 60 डिग्री हो गया है ना, लगभग 60 डिग्री हो गया, ये लगभग क्या 60 डिग्री हो गया। और ये कितना हो गया, 120 डिग्री। ये कितना हो गया, 120 डिग्री। ये देखो, इनके बीच में, इनके बीच में 120 डिग्री हो गया। और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 180 डिग्री, इस तरह से। तो मुझे बताओ, थीटा बढ़ेगा तो म्यू घटेगा। तो इसका मतलब है सबसे कम थीटा इसका है, तो इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, इसका थोड़ा कम होगा, और इसका तो खैर हम जानते हैं 0 है, ये तो आपस में ही लड़ मरे। ठीक है, लेकिन कम के रेस्पेक्ट में बता रहा हूं कि कम होगा। क्लियर है भाई सबको। अब देखो अगले एग्जाम्पल में क्या है। इसमें तो क्या वेक्टर बाहर की तरफ निकल रहे थे, का कारण है क्योंकि ये विड्रॉइंग ग्रुप होता है। कार्बन से क्लोरीन, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, -I +I। ये आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, आपने नाम सुना होगा, मैं अभी तो नहीं वो सब चीजें डिस्कस कर सकता। लेकिन जो ये आपका मिथाइल ग्रुप होता है, ये +I इफेक्ट दिखाता है, यानी कि ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन को, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, मतलब बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन पुश करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो अंदर की तरफ है। क्योंकि ये ग्रुप जो है ये +I वाला होता है, तो ये अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ वेक्टर जाएगा। तो सर अंदर की तरफ वेक्टर जाएगा तो कुछ हो जाएगा क्या, कुछ नहीं होगा। ये देख, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। वेक्टर की टेल पकड़ो तुम, है ना, वेक्टर की टेल उसके पकड़ो तुम, अभी समझ आ जाएगा। अब आप देखोगे वेक्टर की टेल अगर तुम पकड़ते हो तो ये 0 डिग्री एंगल हो रहा है। इसमें अगर आप थीटा देखोगे तो वो 0 डिग्री आएगा वेक्टर्स के बीच में, ना कि 180 डिग्री। बस यही चेंज है। आप इसमें और इसमें फर्क समझिए। जब 2 क्लोरीन लगे होते हैं तो वेक्टर का मुंह ऐसा होता है, यानी वेक्टर की टेल टू टेल पकड़ लो आप। अब टेल टू टेल मिलाओगे तो 180 डिग्री का एंगल आएगा, जबकि इसमें आप टेल टू टेल मिलाओगे तो 0 डिग्री का एंगल आएगा, एक वेक्टर उसी की तरफ चला जाएगा।
तो ये तो 0 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है। उसके बाद यहां पर अगर आप ऐसा करते हो तो अब ये अंदर की तरफ है और ये भी आपका अंदर की तरफ है। एक सेकंड रुको, मैंने कुछ गलत किया है, एक सेकंड रुको 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 रुको, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मेरी गलती, माई मिस्टेक, यस, माई मिस्टेक, मुझे लग ही रहा था कि कुछ गड़बड़ है। ये वेक्टर भी तो अंदर की तरफ आएगा। अब जब आप वेक्टर और वेक्टर कि टेल से टेल पकड़ोगे तो ये भी टेल टू टेल जाएगा तो 180 डिग्री ही जाएगा, देखो, है ना। मेरे को लग ही रहा था कि ये मैं इसको 0 डिग्री लिख कैसे रहा हूं, है ना। माफी चाहते हैं भैया इसके लिए। तो थीटा जो है यहाँ पर, थीटा जो है वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर भी थीटा 180, ये इसके जैसा ही है, सॉरी ये इसके जैसा ही है। वो एक आगे एग्जाम्पल आएगा वहां पे उल्टा चलेगा, वो मैं बता दूंगा। फिर यहां पर भी क्या है, ये देखो, इसका इधर जाएगा, इसका इधर जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, अंदर की तरफ जाएंगे, वेक्टर अंदर की तरफ जाएगा। अब आप इसकी टेल पकड़ो, ठीक है। जब आप इसको टेल टू टेल देखोगे तो क्या आएगा, आप खुद सोचो, आप खुद सोचो, इसकी टेल टू टेल पकड़ोगे तो क्या आएगा, आप इसको ऐसे समझो, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। अभी भी तो ये थीटा 120 डिग्री है। और अगर आप इसकी देखोगे तो ये अंदर की तरफ वेक्टर आएगा, ये भी अंदर की तरफ वेक्टर आएगा, आएगा, राइट, ठीक है। अब आप इसकी टेल टू टेल मिला लो, कैसे बनेगा, देखो ये ऐसा बनेगा, इसको ध्यान से देखो, ऐसा बनेगा, ये इस तरह से, ठीक है, ऐसा बनेगा, और ये जो है इस तरह से बनेगा। तो ये थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। और बात वही है, उल्टे हैं, बस आप टेल पकड़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री पे ये जो है वेक्टर क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री पे, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका क्या, 120 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। पहले तो आपको वेक्टर असाइन करना आया नहीं आया ये बताओ। वेक्टर जो है टेल पकड़नी है आपको, वेक्टर की पूंछ पकड़नी है। बस फिर जब वेक्टर असाइन हो ही गए तो अब तो आप कर ही सकते हो इसको, तो होमवर्क समझ लो इसको, है ना, ये कर लेना आप। सेम ऊपर की तरह ही रहेगा, ऊपर की तरह ही रहेगा, वेक्टर असाइन है, सेम हो गया वो, है ना। तो वही जिस तरह से थीटा बढ़ेगा म्यू घटेगा, थीटा बढ़ेगा म्यू घटेगा वाला कॉन्सेप्ट लगा के ऊपर वाला सेम, है ना, वैसे कर सकते हो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। हाँ, यहाँ पे थोड़े चेंजेस आएंगे, बिकॉज यहाँ पे एक तरफ जो है वो डोनेटिंग ग्रुप है और दूसरी तरफ जो है वो विड्रॉवल ग्रुप है, ठीक है। फिर यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप है और ये विड्रॉवल ग्रुप है, यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप है और ये विड्रॉवल ग्रुप है। अब आप अगर इनकी टेल टू टेल वाला पकड़ोगे, वेक्टर की पूंछ से पूंछ मिलाओगे, तो यहाँ जो वेक्टर है यहाँ पे थीटा 0 डिग्री आएगा, क्योंकि यहाँ वेक्टर जो है वो एक तरफ जा रहा है ना। जब आप इसकी पूंछ इसके ऊपर रखोगे तो वो इसी के ऊपर आएगा, है ना, ऐसे आएगा, तो ये तो 0 डिग्री हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी टेल मिलाओगे तो क्या होगा, देखो इसकी टेल मिलाओ, इसकी टेल मिलाओ, इसकी टेल मिलाओगे, ऐसा होगा। फिर इसको नीचे ले आओ, ऐसा होगा, ये 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है भाई। और यहाँ टेल मिलाओ, यहाँ टेल मिलाओ, यहाँ टेल मिलाओ, यहाँ टेल मिलाओ, ये देखो यहाँ टेल मिलाया, मिलाया, ठीक है, यहाँ टेल मिलाया, यहाँ टेल मिलाओगे तो क्या होगा, 120 डिग्री आ रहा है ना। वो ग्रुप भले ही 60 पे लगे हुए हो, लेकिन वेक्टर आपका 120 डिग्री पे आएगा। आ रहा है नहीं आ रहा है, 120 डिग्री पे आ रहा है। बस फिर अब भी देख लो, 0 डिग्री का मैक्सिमम होता है, 0 डिग्री का मैक्सिमम होगा, है ना, 60 डिग्री का कम होगा, मतलब उससे ज्यादा होगा, मतलब उससे कम होगा, और 120 डिग्री का उससे भी कम होगा। थीटा बढ़ेगा म्यू घटेगा, वो तो कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, उसमें तो कहीं जाने वाली बात ही नहीं है ना। थीटा बढ़ेगा म्यू घटेगा वाला कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 0 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री, ठीक है। तो ये भी आप अब होमवर्क कर सकते हो, ठीक है भाई, ये भी आप होमवर्क कर सकते हो। वही सेम चीज, थीटा बढ़ेगा म्यू घटेगा। ये चीज देखो, ये देखो, ये अगर आप देखोगे तो CH3 का वेक्टर इस तरफ जाएगा, CH3 का वेक्टर इस तरफ जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन कार्बन में भी इधर ही आएगा, अंदर की तरफ ही आएगा। तो जब आप देखोगे कि इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, है ना। अब आप इधर देखो एक बार, इधर देखो, इसको बोलते हैं ट्रांस, पहले इसको समझो, ट्रांस। जब ट्रांस है और ये है सिस, ये सब आप कहाँ पढ़ोगे बेटा, ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ोगे ना। तो ये क्या होगा आपका, ये वेक्टर है, अब इसका ही सेम वेक्टर ऐसा जा रहा है, तो इन दोनों वेक्टर का 0 डिग्री एंगल हो गया।
ये वेक्टर और ये, सॉरी गलत बना दिया मैंने फिर से, यस ऐसा वाला, ये वेक्टर एक दूसरे को काट गए, है ना, सेम वेक्टर है, हाइड्रोजन का वेक्टर, हाइड्रोजन का वेक्टर एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे देखो, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ठीक है, जीरो हो गया। फिर यहां वाला भी वेक्टर देखो, ये वाला वेक्टर भी इस तरफ आएगा अंदर की तरफ, ये वाला वेक्टर भी अंदर की तरफ आएगा, ये एक दूसरे को काट जाएंगे, ये भी एक दूसरे को काट जाएंगे, यानी कि ये भी कुछ ऐसे हो गए, तो ये भी जीरो हो गया, ये भी 180 डिग्री पे एंगल है, ये भी 180 डिग्री पे एंगल है, तो इसका मतलब है इसका म्यू क्या हो जाएगा, जीरो, और इसमें ऐसा हो नहीं पाएगा, इसलिए इसका म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि वहां वेक्टर कैंसिल आउट नहीं होंगे। अब इक्वल टू जीरो और नॉट इक्वल टू जीरो में, नॉट इक्वल टू जीरो की वैल्यू क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, है ना, समझ में आई बात, पक्का, ठीक है, बढ़ सकते हैं आगे, ओके। देखो कुछ अलग सा और एग्जांपल देखते हैं, आइए। इसके अंदर आपको ऑर्डर नहीं बताना है, इसके अंदर बताना है कि किस, कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है, ये बताना है बस, ऑर्डर नहीं बताना है ना, आपको बताना है कि पोलर कौन है नॉन पोलर कौन है। तो आपको ये देखना है कि जैसे ये वाली स्पीसीज है, तो इसका वेक्टर इधर जा रहा है, 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 ठीक है, इसका वेक्टर उधर जा रहा है, इसका वेक्टर इधर आ रहा है, ऐसा हमको लगता है ना, क्योंकि इट सिंपल ऐसे समझो इसको कि ये दोनों जो स्पीसीज है, इनका तो म्यू क्या होगा, जीरो, यानी कि ये क्या होगी, नॉन पोलर, इसका तो खत्म आ गया। अब आप एक समझो बात को, मैं अपने हाथ को ऐसे रखूं लीनियर, और अगर इसको रोटेट करूं किसी एक्सिस पे, ठीक है, एक पेन है, सिंपल सा फंडा है, एक पेन है, इस पेन को मैं अगर ऐसे रोटेट करूं, ठीक है, तो इसकी कोई भी चीज डायरेक्शन कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, मैं सिर्फ रोटेट कर रहा हूं। लेकिन अगर मेरा हाथ ऐसे नहीं ऐसे हो, ठीक है, नागराज की तरह, सांप की तरह ऐसे हो, फन बना के बैठा हो, ऐसे है घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे है, तो अब देखो, अब भी इस वक्त मेरे हाथ का ये जो नाग का फन है वो इस तरफ है, और ये जो है अब इस तरफ आ गया, यानी अगर कोई चीज ऊपर जुड़ी हुई चीज बेंट है, वो सिमेट्रिकल नहीं है, तो रोटेशन पर चीजें बदलेंगी। लेकिन यहां पर क्या है, आप इसको ऐसे समझो, यहां साइनाइड है बेटा, और साइनाइड क्या होता है, लीनियर होता है, साइनाइड क्या होता है, लीनियर होता है, ये ऐसा है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, तो ये वेक्टर सीधा सीधा है, ये रोटेट, ये लीनियर स्पीसीज है, ये ऐसे घूमेगी, फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक दूसरे को कैंसिल ही करेंगे। लेकिन आपको जैसे ही ये पता चले कि ये ऑक्सीजन पे दो दो लोन पेयर भी हैं, इस ऑक्सीजन पे भी दो दो लोन पेयर है, ऐसे है ये, और यहाँ पे सल्फर के पास भी सेम कंडीशन है, यहाँ पर भी दो दो लोन पेयर है, यहाँ पर भी दो दो लोन पेयर है ना, ये कुछ ऐसा हो गया ऑक्सीजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन, और ये पूरी इस तरफ बेंजीन रिंग हो गई, पूरी इस तरफ बेंजीन रिंग हो गई, और यहाँ एक लोन पेयर हो गया, यहाँ एक लोन पेयर हो गया, तो बताओ इसका म्यू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है भाई। तो होता क्या है कि इन दोनों को, इन दोनों का फ्री रोटेशन चलता है, इन दोनों का जब भी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए ग्रुप होते हैं तो वो रोटेट करते हैं, फ्री रोटेशन चलता है। जब फ्री रोटेशन चलता है तो 1 लाख में से एक बार ये ऐसे होते हैं कि एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, आप समझना मेरी बात को, ऊपर वाला नागराज, नीचे वाला भी नागराज, ऊपर वाला भी नागराज ऐसे, और नीचे वाला भी नागराज ऐसे, यूं समझ लीजिए ऐसे ऐसे करके, है ना, समझ रहे हो, ऊपर नीचे, मतलब ठीक है मैं बना नहीं पा रहा हूं हाथ से, एक ऊपर है और एक नीचे की तरफ है, इस तरफ नीचे की तरफ है। तो 1 लाख में से एक बार टाइम ऐसा होता है जब ये रोटेशन फ्री रोटेट करते हैं, तो उस रोटेशन में 1 लाख में से एक बार ऐसा होता है जब ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, अदरवाइज इनका डाइपोल मोमेंट आपस में कैंसिल नहीं होता। इसीलिए आपको खाली बस इतना ध्यान रखना है कि ये भी म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो है और ये भी म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो है। दीज बोथ स्पीसीज आर पोलर स्पीसीज। द रीजन इज कि जो ऊपर ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके रोटेशन से यहां पर पोलरिटी डेवलप होगी, उसका डाइपोल मोमेंट खुद का कैंसिल नहीं होता। क्लियर है भाई, ये चीज समझ आ गई। चलो, अच्छा सवाल है, खाली ध्यान रखने लायक सवाल है, पोलर होता है। इतना डीप में रीजन जितना मैंने बताया उतना कोई बताएगा भी नहीं, डायरेक्ट बोल देगा कि पोलर है, मान लो। मैं बोल रहा हूं कि रोटेशन की वजह से ये एक ऊपर नीचे वाले दोनों ग्रुप, ऊपर नीचे वाले दोनों ग्रुप एक दूसरे के कैंसिल होने के चांसेस 1 लाख में से एक बार है, 1 लाख में से एक बार है। इसीलिए इसको
यही मान लिया जाता है कि ठीक है ये कभी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे ही नहीं, ये सपोर्ट करेंगे, है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या होगा, कुछ न कुछ आएगा। और देखा गया है कि ये स्पीसीज इसीलिए पोलर होती है। क्लियर है भाई? चलो अब ये चीज देख लेते हैं, कंपेयर डाइपोल मोमेंट बिटवीन फॉलोइंग स्पीसीज, है ना। ये भी चीज देख लेते हैं। सवाल ही कर रहे हैं हम डाइपोल मोमेंट में, बेसिकली कर क्या रहे हैं, कुछ भी नहीं सवाल कर रहे हैं। देखो ये जो एग्जांपल दिए हुए ना आपको NH3 NF3, ये एकमात्र एग्जांपल ये वाला, ये आपके एनसीईआरटी में मान के चलो कि डाइपोल मोमेंट के नाम पे सिर्फ ये एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो यू मान के चलो कि जितना हमने एग्जांपल्स पढ़े हैं डाइपोल मोमेंट के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, केमिकल बॉन्डिंग में आप जाकर देखोगे डाइपोल मोमेंट के नाम पे सिर्फ ये 2 एग्जांपल समझा रखे हैं। कैसे करने भैया, पहले तो ये बता देता हूं कि दोनों के दोनों AB3L1 है, बिल्कुल है, यानी कि दोनों के दोनों क्या होंगे, पोलर होंगे, सॉरी पोलर होंगे या नॉन पोलर होंगे। तो आंसर है कि ये दोनों के दोनों जो है ये नॉन पोलर स्पीसीज, सॉरी पोलर स्पीसीज होगी। दोनों के दोनों क्या होगी, पोलर स्पीसीज होगी। अब लेकिन किसमें कम किसमें ज्यादा, कंपैरिजन तो आ ही सकता है ना। तो फिर इसमें इसका कंपैरिजन कुछ इस तरह से जाता है, ये अमोनिया, ये H, ये H, ये H, हमने स्टार्टिंग में बताया था, ये लोन पेयर, ये F, ये F और ये F। अब समझो इस बात को कि अगर इस लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट इस तरफ जाएगा, इस लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट इस तरफ जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन में, हाइड्रोजन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की तरफ जाएगा वेक्टर, क्योंकि EN उसकी ज्यादा है। लेकिन बस कहानी यहीं पे बदलती है कि नाइट्रोजन फ्लोरीन में फ्लोरीन की तरफ जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ये चीज यहां उल्टी हो गई कि नीचे वाले 3 जो वेक्टर है वो इधर आएंगे और इनका जो वेक्टर सम होगा वो कहां होगा, इस तरफ होगा। इन तीनों का वेक्टर सम कहां आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर नीचे की तरफ आएगा। तो क्या आप ये मान लोगे कि इसके नीचे का वेक्टर और उसके ऊपर का वेक्टर मिलकर 180 डिग्री पे कैंसिल हो जाएंगे? गलती मत कर देना, लोन पेयर को सिर्फ लोन पेयर काटता है, लोन पेयर को सिर्फ लोन पेयर काटता है, इस चीज का ध्यान रखना। और यहां पर जो है, यहां पर कोई किसी को नहीं काट रहा, यहां पर इन सब का वेक्टर सम भी ऊपर जाएगा, ये 3 और ये ऊपर। अब समझो मेरी बात को कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है वो सुनो, हो क्या रहा है, ये और ये दोनों मिलके ऊपर जा रहे हैं, यहां पर घर में लड़ाई है। अब हालांकि और ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं तो जीरो तो नहीं हो सकते, एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं तो जीरो तो नहीं हो सकते। और ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये तो जीरो नहीं है, ये तो ऊपर की तरफ जा ही रहा है। लेकिन पॉइंट पता है क्या है, फिर भी NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। कारण क्या है, कारण क्या है, कारण है इसमें सारे मिलके एक तरफ जा रहे हैं, तो रिजल्टेंट सबसे ज्यादा आएगा। एक जिस तरफ जाना चाह रहा है, बाकी 3 भी उसको उसी तरफ धक्का दे रहे हैं, तो सबसे ज्यादा डायरेक्शन आएगी उस तरफ वेक्टर की। तो यहां पर इस वजह से रीजन अगर आपसे पूछे, अगर आपसे पूछे NH3 का डाइपोल मोमेंट, आपसे पूछे म्यू NH3 इज ग्रेटर देन म्यू NF3, तो रीजन लिख देना, रीजन इन NH3 एटॉमिक डाइपोल, यानी कि लोन पेयर डाइपोल एंड बॉन्ड डाइपोल आर इन सेम डायरेक्शन। आपसे सवाल पूछा जाए, आपसे सवाल पूछा जाए, क्वेश्चन बना लेते हैं, इफ म्यू NF3 is, if mu NF3 is 1d by, then mu NH3 will be, ऐसा एक सवाल पूछ ले। ऑप्शन ऑप्शन पहला ऑप्शन 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 पहला ऑप्शन 1d बाई, दूसरा ऑप्शन लेस देन 1, तीसरा ऑप्शन मोर देन 1, है ना। बताओ क्या बनाओगे, है ना, क्या बताओगे। और आज चौथा लिख दो नन ऑफ दिस, आपको 4 ऑप्शन, नाराज हो जाएंगे मतलब ऑप्शन नहीं दिया, नन ऑफ दिस, ऐसा सवाल आ जाए तो आप क्या करोगे। देखो क्या किया है, NF3 का 1d बाई दिया है और हमको पता है कि NF3 से ज्यादा NH3 होता है, तो सेम हो नहीं सकता, कम हो नहीं सकता, तो अमोनिया का ज्यादा ही होगा, मोर देन 1d बाई हो जाएगा, मोर देन क्या हो जाएगा, 1d बाई होगा। इस तरह से आप कर सकते हो।
इस वाले को मैं अगले पे ले लेता हूं, ठीक है। सेकंड वाले एग्जाम्पल को मैं अगली स्लाइड पे ले लेता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा, यहां जगह नहीं है। सेकंड एग्जाम्पल देखिए क्या है, H2O एंड एन OF2, करेक्ट है। बना लो भाई, OH लोन पेयर लोन पेयर, OF लोन पेयर लोन पेयर, ठीक है भाई। रीजन सेम होगा इसमें भी, ये म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो है, ये म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो है, बट ये वाला फिर भी ग्रेटर होगा। कारण रीजन रीजन क्या होगा, रीजन सेम एज इन NH3 एंड NF3, ठीक है। आपसे रीजन की पूछी जाए तो सेम एज इन NH3 एंड NF3। ये देखो यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों का वेक्टर इस तरफ आएगा, लोन पेयर का वेक्टर, और इनका वेक्टर इस तरफ आएगा। तो यहाँ पे तो ये सारे मिलके एक ही तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे इन दोनों का वेक्टर इधर आएगा और इन दोनों का वेक्टर इस तरफ आएगा, जो वेक्टर रिजल्टेंट होगा वो इस तरफ आएगा, जो कि कैंसिल भी नहीं हो पाएगा, है ना। दो लोन पेयर से दो लोन पेयर ही कैंसिल हो सकते हैं, तो ये कैंसिल भी नहीं हो पाएगा। समझ गए बात को, है ना। तो ये चीज आपको क्लियर आई गई, ठीक है भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं आपको ये बता देता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एकमात्र एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में। चलिए, एनसीईआरटी की लाइंस में आपके केमिकल बॉन्डिंग में एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ाऊंगा, एक लेक्चर पूरा डेडिकेटेड एनसीईआरटी की लाइंस के लिए रखेंगे, ठीक है बेटा, है ना। और वो टेस्ट से पहले ही भी कर दूंगा मैं, आपका टेस्ट है ना 21 को, है ना। अब आते हैं डेटा बेस्ड एग्जाम्पल, कुछ डेटा बेस्ड एग्जाम्पल हैं वो देख लेते हैं, आओ। इसमें तो कुछ नहीं है, दो एग्जाम्पल देखने हैं हमको, ठीक है भाई। जैसे पहला है CH3F CH3Cl CH3Br और CH3I, एक तो ये है, और दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे ऑर्गेनिक वाले बोलते हैं कि ये तो हमारा एग्जाम्पल है, हम ज्यादा उसको उनको बोलते भी नहीं कि ले जाओ यार कोई बात नहीं, तुम कर लो बस, है ना। तो ये दो एग्जाम्पल हम ऑर्गेनिक से चुरा के आपके लिए ले आए हैं, रीजन उनके पास भी नहीं है और रीजन हमारे पास भी नहीं है, वो भी यही बोलेंगे डेटा बेस्ड, मैं भी यही बोल रहा हूँ डेटा बेस्ड, ठीक है। तो फिर भी चलो कोई नहीं। फिर एक होता है CHCl CH3Cl CH2Cl2 CHCl3 एंड CCl4, ये दो एग्जाम्पल आपको करने हैं और इनको याद रखना है आपको। याद करने का तरीका, याद करने का जुगाड़ मैं आपको बता दूंगा, बट ये मत बोलना कि वो कोई कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट नहीं है, वो महज एक याद करने का तरीका है। और याद करने का जो तरीका है ना बेटा, उससे आप ये नहीं बोल सकते कि हम इसको कॉन्सेप्ट मान लेंगे या कुछ और कर लेंगे, नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट वाली बात कुछ भी नहीं है उसमें, वो खाली तरीका है बस। और वो तरीका क्या है वो देख लो। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सॉरी आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर याद है? किस किस को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर याद है, बताओ जरा। क्या उसमें ClFBrI होता था? ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर होता था, याद है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर होता था। जिसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर याद है उसको पहले वाले का ऑर्डर याद है। जैसे ये 1 नंबर पे आएगा, ये 2 नंबर पे आएगा ClF, फिर ये 3 और फिर ये 4, और मेरे को आपको पता ही है मेरा 1 2 3 4 ऐसे चलता है, ठीक है। तो 1 नंबर पे कौन आ जाएगा इसमें? 1 नंबर पे कौन आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा। फिर इसमें तो बहुत आसान है, 1 Cl 1 नंबर, 2 Cl 2 नंबर, 3 Cl 3 नंबर, 4 Cl 4 नंबर। इसको आप ना तो Q से डिसाइड कर सकते हैं, ना D से डिसाइड कर सकते हैं, ना ही आप वेक्टर्स असाइन करके इन सवालों को कर सकते हैं। ये सवाल सिर्फ एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट कभी कभी लाइफ में इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि वो थ्योरी में डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। जो एक्सपेरिमेंट इतना इंपॉर्टेंट होता है, तो ये क्या है, बहुत कॉमन एक्सपेरिमेंट है, इनके ऑर्गेनिक के बहुत कॉमन से सॉल्वेंट है ये। तो इनके डाइपोल मोमेंट वगैरह आप जब हायर स्टडीज में जाओगे तो इनके डाइपोल मोमेंट वगैरह आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए, वैल्यूज याद होनी चाहिए, ठीक है। अभी हमको जरूरत नहीं है तो हमने नहीं लिखी हुई है, बट ठीक है, हमने आपको तरीका दे दिया है,
एक क्लोरीन एक नंबर, दो क्लोरीन दो नंबर, तीन क्लोरीन तीन नंबर, चार क्लोरीन चार नंबर। ये क्लोरीन के नंबर देख लेना, आपका काम हो जाएगा इस वाले केस में। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा जुगाड़ एमडीजे। आसान है भाई, ये लो डेटा बेस्ड एग्जाम्पल भी कर दिया। अब इसके अलावा ऐसे होने को बहुत कुछ होता है, लेकिन मुझे लगता है कि डाइपोल मोमेंट मैंने अपने हिसाब से एकदम बढ़िया वाला करवा दिया है ना। बस एक आखिरी में एक सवाल बचता है, अगर कभी गलती से आ जाए, जो कि आना नहीं चाहिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो, क्योंकि न्यूमेरिक, अब आपको पता है आप डाइपोल मोमेंट कहां कहां पढ़ते हो, आप डाइपोल मोमेंट फिजिक्स में भी पढ़ते हो, न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस वहां सबसे ज्यादा है। आप डाइपोल मोमेंट केमिस्ट्री में दो जगह पढ़ते हो, एक इनऑर्गेनिक में और एक ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक वाले भी डाइपोल मोमेंट अलग से टॉपिक डलवा के बकायदा ऑर्गेनिक के सारे मॉलिक्यूल्स ले लेके बेंजीन वेंजीन पे ग्रुप जोड़ जोड़ के, जैसा कि हमने आज किया है, वैसे वो बताते हैं, है ना, वैसे करते हैं वो। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो भी आपको कुल मिला के करवाएंगे। मैंने हालांकि थोड़ा थोड़ा टेस्ट सबका ले लिया है, बट हाँ मैं जानता हूं कि NH3 NF3 के अलावा इनऑर्गेनिक में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यस। अगर आपको दिया हुआ है म्यू HCl, मानी कि इन्होंने क्या कर दिया है, HCl का डाइपोल मोमेंट दे दिया है एंड HCl की D दे दी है, और वो 1.27 एंगस्ट्रॉम है। बॉन्ड लेंथ D का मतलब क्या है, H और Cl के बीच की डिस्टेंस दे दी है बेटा। ठीक है, तो अब बात आती है कि पहले तो एक फॉर्मूला उठा के, पहले कुछ कन्वर्जन हमको देखने हैं, हम वो कर लेते हैं, राइट। ठीक है, अच्छा, अगर हमारे पास म्यू HCl जो है, वो म्यू HCl हमारे पास 1.02, हमारे पास क्या है, 1.02 डी बाई है, 1.02 डी बाई है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कुलाम और मीटर कर सकता हूं बेटा, है ना, कुलाम मीटर कर सकता हूं। 1.202 बाई को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, इसमें कन्वर्ट कर दिया। दूसरा, अगर DHCl है, ठीक है, तो वो दी हुई है मेरे को 1.27 एंगस्ट्रॉम, क्या दिया हुआ है, 1.2। क्या मैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूं, 1.27 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ऐसा लिख सकता हूं, मीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको। कुल मिला के मैंने कन्वर्ट किया है बस, और कुछ नहीं किया अभी तक। फिर मेरे पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू म्यू रियल और म्यू इमेजिनरी। और हमको परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना होता है, इंटू 100 करना होता है। पहले से इसमें इंटू 100 है, ठीक है, म्यू रियल अपॉन म्यू इमेजिनरी। तो फॉर्मूले के हिसाब से जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज में ही आएगा। ऐसा नहीं कि जो वैल्यू आए उसका परसेंटेज पहले से निकालो, नहीं, फॉर्मूले में इंटू 100 कर रखा है। परसेंटेज, तुम अपने मार्क्स के परसेंटेज कैसे निकालते हो, लेट सपोज तुम्हारे 100 से मान लो आपको 200 में से मान लीजिए आपको मार्क्स मिले हैं कितने, आपको मार्क्स मिले हैं 120, 200 में से कितने मिले हैं आपको, 120 मार्क्स। और फिर आप परसेंटेज निकालते हो तो ऐसे ही निकालते हो इंटू 100 करके। ये जो नीचे नंबर होता है ये क्या होता है, नीचे जो नंबर होता है ये क्या होता है बेटा, मैक्सिमम मार्क्स होता है। और यहाँ क्या होता है, ऑब्टेन्ड मार्क्स। तो बेटा इमेजिनरी होता है मैक्सिमम मार्क्स, जितना नंबर लाना, याद रह जाएगा। तरीका बता रहा हूं, उल्टा कर देते हैं बच्चे फॉर्मूले, इमेजिनरी और रियल को नीचे ले आते हैं। इसलिए बता रहा हूं कि बेटा हमेशा आपने जिंदगी में जो ऊपर रखी है परसेंटेज निकालते टाइम वो आपकी रियलिटी है, और जिसको आपने नीचे रखा है वो आपकी कल्पना थी महज। तो याद रखिएगा कि अगर आप नीचे रख रहे हो तो वो इमेजिनेशन है, और ऊपर रख रहे हो वो रियल है। तो इसमें फॉर्मूले में गड़बड़ नहीं होगी। ये सिर्फ आपको, जिस तरह से आप अपने मार्क्स में से मार्क्स से परसेंटेज निकालते हो, ये वैसा ही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, ओके। अब बात आती है कि सर हमको एक पूरा पूरा तो म्यू दिया हुआ है ना, सवाल आता है कि ये म्यू जो है ये इमेजिनरी है या रियल है। दिमाग में डाउट यही आ रहा होगा आपके कि ये इमेजिनरी है या रियल है, इसको क्या बोले। इस सवाल में तो हमको बोला ही नहीं है, हमको दिया है HCl का म्यू दिया हुआ है, तो वो जो दिया हुआ है उसको रियल मानना है बेटा। जो रियल होगा, जो रियल होगा वो गिवन होगा, गिवन इन क्वेश्चन ऑलवेज, है ना। ऐसा नहीं बोलेगा वो कि ये रियल है, मानो इसको, माँ कसम ये रियल है, मम्मी कसम ये रियल है, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा वो बोलेगा बस इसका म्यू ये है। तो हमको मानना है कि वो हमारा
वो रियल है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ऊपर वाली पंचायती निपटा देते हैं। ऊपर सिर्फ हमारे पास क्या आएगा, जो म्यू दिया हुआ है, ऊपर म्यू दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा 1.02 इंटू 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कुलाम मीटर। एक सेकंड, इसको 30 कर देना, मैंने 3 लिखा है इसको, हाँ 30। अब ठीक है, करेक्ट कर लेना उसको, 30 है भाई वो, 30 गुलाम मीटर, ये लिख दिया। अब गुलाम मीटर वगैरह यहां हमको जरूरत नहीं है, नहीं लिखेंगे, हमने सिर्फ वैल्यू पुट कर दी ऊपर वाले को, ये रियल लिख दिया, ये म्यू रियल है, हमारा क्वेश्चन में जो गिवन है वो म्यू है। अब बात आती है कि हमको डी दिया है, डी, ठीक है, इस रियल का म्यू निकालने के लिए तो डी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी म्यू दिया हुआ है। अब आपको पता होगा कि हाउ टू कैलकुलेट, है ना, म्यू इमेजिनरी। म्यू इमेजिनरी कैसे निकालें, म्यू इमेजिनरी कैसे निकालें, अपने दिमाग में यही है। तो म्यू इमेजिनरी निकालने के लिए फॉर्मूला तो वही होता है, क्यू इंटू डी, और म्यू इमेजिनरी निकालने के लिए होता है बाई अज्यूमिंग HCl कंप्लीटली आयोनिक। देखो इमेजिनरी है तो इमेजिनेशन का काम करना पड़ेगा। HCl क्या होता है, पोलर होता है, सॉरी HCl क्या होता है, पोलर होता है प्लस कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है। अगर रियल में देखोगे तो HCl क्या होता है, रियल में देखोगे तो HCl क्या होता है, ऐसा होता है, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव होता है, कंप्लीट आयनिक नहीं होता। कंप्लीट आयनिक का मतलब है कि ये प्लस हो और ये पूरा माइनस हो, उसको बोलते हैं कंप्लीट आयनिक, पूरा प्लस पूरा माइनस। लेकिन हमको अभी अज्यूम करना है, हमको अज्यूम करना है, कंप्लीट आयनिक अज्यूम करना है, मतलब हमको H प्लस और Cl माइनस मानना है, H प्लस और Cl माइनस मानना है। जब आप H प्लस और Cl माइनस मानोगे तो इधर से इधर कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर ऑफ जैसे NaCl में होता है ना, ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा। और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इसलिए जो Q है वो क्या हो जाए आपका, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है या नहीं होता है, सही बताओ। तो ये कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये Q आ गया हमारा। तो हमको Q मिल गया, हमको क्या मिल गया, Q मिल गया। अब Q इंटू डी में हम क्या लिख देंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हमारा Q हो जाएगा। और ये हमारा Q हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। डी हमको दिया हुआ है 1.27 इंटू 10⁻⁻10। बस आपको करना कुछ नहीं है, ये वैल्यूज यहां पुट कर लो। कैसे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू ये हो जाएगा आपका 1.27 इंटू 10⁻⁻10। जो भी वैल्यू आई वो आपका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आप घर पे करें, है ना, कैलकुलेशन आप घर पे करें, अपनी तन्हाई को मिटाएं, कैलकुलेशन घर पे करें, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो भी आएगा वो इस तरह से आएगा। सवाल तो समझ आ गया। हमको डी की जरूरत, क्वेश्चन में जो हमको डी दिया है उसकी जरूरत हमको कहां पड़ी, इमेजिनरी निकालने के लिए, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू डी। तो डी तो दिया है, क्यू कैसे निकाले, तो क्यू निकालने के लिए HCl को आयनिक मानो, आयनिक मानो मतलब H प्लस और Cl माइनस पूरा मानो। अच्छा तो फिर H प्लस कैसे बना होगा, अरे तो 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा तब बना होगा, सही बात है सर। तो 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा तो चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ होगा, तो माइनस, ये क्या होता है 1.6, हमको तो मैग्नीट्यूड लेना है तो माइनस की बात हम करेंगे नहीं यहाँ पे। तो हम क्या मानेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यही करेंगे। चाहते हो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, पढ़ा हुआ है आपने, बस ये आपको सवाल हो गया। ये सारी कहानी थी आपकी किसकी, डाइपोल मोमेंट की। अब डाइपोल मोमेंट में भी कुछ कुछ बच्चों के ऐसे दिमाग में रहता है कि ये पोलर बॉन्ड्स एंड पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है ना, ये गुत्थी समझ नहीं आती। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ऐसा होता है कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें पोलर बॉन्ड्स होते हैं, नॉट ट्रू ऑलवेज, है ना। पोलर मॉलिक्यूल्स, है ना, ऐसा अगर आपके स्टेटमेंट लिखा हुआ हो कि पोलर मॉलिक्यूल्स ऑलवेज हैव पोलर बॉन्ड्स, है ना, पोलर मॉलिक्यूल्स में हमेशा पोलर बॉन्ड होंगे, ठीक है। और
नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स will always non-polar bonds। ये दोनों बातें मैं आपको बता देता हूं, ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है। तो ऐसा आप गलती मत कर देना कि आप ये सोच लो कि पोलर मॉलिक्यूल का मतलब है गया पोलर बॉन्ड, उसमें पोलर बॉन्ड है तो मॉलिक्यूल पोलर हो जाएगा। इफ if molecules having molecules या ऐसे समझ लो, if molecule have polar bonds and they are symmetrically arranged, then mu will be 0, means molecule will be नॉन पोलर। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, BF3। ठीक है, हमने खूब सारे ऐसे मॉलिक्यूल देख तो लिए हैं, कोई बताने की सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जितनी देखी उनमें क्या सारे बॉन्ड पोलर थे? नहीं। BF3 है, BF3 में पोलर बॉन्ड्स हैं, बोरोन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, है ना? क्या इसमें पोलर बॉन्ड्स हैं? मॉलिक्यूल पोलर है? नहीं है। कारण, रीजन, ये सिमेट्रिकली अरेंज्ड है। ये तीन वेक्टर 120 डिग्री पे बेटा, तीन वेक्टर क्या है 120 डिग्री पे, इस तरह से। ये थीटा क्या है 120 डिग्री। तीन वेक्टर, तीन सिमिलर वेक्टर अगर 120 डिग्री पे आ जाए तो म्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, इसलिए ये 0 हो गया। पर आपसे पूछे कि बोरोन फ्लोरीन का बॉन्ड कैसा है, तो पोलर बॉन्ड है। तो हमेशा ऐसा मत समझ लेना पोलर बॉन्ड है तो मॉलिक्यूल पोलर होगा। मैंने स्टार्टिंग में आपको क्लियर कर दिया था कि पोलर बॉन्ड होना और मॉलिक्यूल का पोलर होना दोनों अलग बातों से देखा जाता है। पोलर बॉन्ड देखा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से, और मॉलिक्यूल की पोलरिटी देखी जाती है म्यू से। म्यू का वैल्यू क्या है उससे देखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको CO2 बता देते हैं, लीजिए ये CO2 बता दिया। CO2, क्या इसमें पोलर बॉन्ड है? क्या इसमें पोलर बॉन्ड्स हैं? क्या पोलर बॉन्ड्स हैं? यस। क्या इसमें पोलर बॉन्ड्स हैं? बिल्कुल है। क्या मॉलिक्यूल पोलर है? मॉलिक्यूल पोलर है? नहीं है। मॉलिक्यूल क्या है? नॉन पोलर होगा। कारण वही सेम चीज अगर आप देखोगे तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव है, ये वेक्टर इधर आएगा, ये वेक्टर इधर जाएगा, और ये सिमेट्रिकली अरेंज्ड होने की वजह से क्या हो जाएगा? म्यू रिजल्टेंट इसका क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। इस वजह से तो कभी ये मत सोच लेना कि पोलर बॉन्ड होते ही मॉलिक्यूल पोलर हो जाता है। नहीं 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 नहीं। हाँ, ऐसा तब हो सकता हो जब मॉलिक्यूल में एक ही बॉन्ड हो, लाइक HCl, HF, एक ही बॉन्ड है, तो आप उसकी पोलरिटी बॉन्ड से डिसाइड कर लो। चाहे जिस मॉलिक्यूल में बॉन्ड ही एक है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, दो एटम से बने हुए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें एक ही बॉन्ड होगा, वो एक बॉन्ड ही डिसाइड कर लेता है। तो इसलिए जिनमें सिंगल बॉन्डेड होते हैं, जो सिंगल बॉन्डेड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, वहां पे आप ये केस लगा सकते हो कि पोलर बॉन्ड है, पोलर मॉलिक्यूल है ना, नॉन पोलर बॉन्ड है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो ये जो ऑलवेज ऑलवेज वाली बात है ना बेटा, इसलिए ये गलत है ना। तो इसलिए ध्यान रखना कि अगर पोलर बॉन्ड है तो मॉलिक्यूल पोलर होगा ही होगा। ये सिर्फ एक ही केस में हो सकता है कि उसमें एक ही बॉन्ड हो। अगर तो पोलर मॉलिक्यूल्स ऑलवेज हैव पोलर बॉन्ड्स, गलत। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ऑलवेज हैव नॉन पोलर बॉन्ड्स, ये भी गलत। ऑलवेज वर्ड की वजह से इसमें गलत हो रहा है बेटा। ऑलवेज शब्द जो है ना वो गलती कर रहा है। ये शब्द जो है ना
ये गलती कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये गलती कर रहा है, ये ऑलवेज की वजह से ये क्या हो गया बेटा, फॉल्स हो गया। क्लियर भाई सबको? चले आगे, ठीक है। चलो, तो ये हमारा डाइपोल मोमेंट खत्म, आयनिक बॉन्ड शुरू करते हैं। चलिए तो करें शुरू। आयनिक बॉन्ड में सबसे पहले आप सभी जानते हो आयनिक बॉन्ड के बारे में। आयनिक बॉन्ड के बारे में आप सभी क्या जानते हो? लास्ट स्लाइड हमने ये करी थी, ठीक है, ये वाली स्लाइड थी। इसके बाद आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं। सबसे पहले आप इसके बारे में क्या जानते हो? आपको यही जानते हो कि बॉन्ड फॉर्म्ड बाय, जो आप जानते हो वो लिखेंगे, ठीक है, धीरे धीरे चीजें बताएंगे। बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। बॉन्ड फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये होता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। इसका एक और नाम होता है अच्छा कैसे, ये Na है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा इसको Cl को, तो ये क्या बन जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस, और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, आयनिक बॉन्ड। इस तरह से पूरा ट्रांसफर होगा, कंप्लीट ट्रांसफर, ये आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। ऑल्सो नॉन एज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, एक और नाम होता है इसका इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इसका एक और नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और इलेक्ट्रोवैलेंसी के बारे में बताया था, याद करो, मैंने इलेक्ट्रोवैलेंसी के बारे में बताया था, है ना। इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। बेसिकली ये जो होता है, ये जनरली, इसमें हम लिख सकते हैं जनरली फॉर्म्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो हमारे मेटल्स होते हैं बेटा, वो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स की क्या आदत होती है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ना। तो हमको एक क्या चाहिए, कैटायन, और एक क्या चाहिए, एनायन। अब मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव। उनको इलेक्ट्रॉन पसंद है, इनको इलेक्ट्रॉन पसंद नहीं है, तो ये क्या बनाएंगे, ये बनेंगे केटायन, ये क्या बनाएंगे, केटायंस, है ना, ये क्या बनाएंगे, केटायंस, और ये क्या बनाएंगे, एनायंस, ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है विल फॉर्म एनायन, विल फॉर्म केटायन, और फिर केटायन एनायन के बीच में क्या हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। हमको एक प्लस चाहिए, एक माइनस चाहिए। और मैंने ये जनरली वर्ड क्यों लिखा है, मैंने ये जनरली वर्ड क्यों लिखा है, जनरली वर्ड इसलिए लिखा है, बट अगर हम इसकी एकदम लेटेस्ट डेफिनेशन की अगर बात करें, तो लेटेस्ट डेफिनेशन की बात अगर हम करें, तो ये जो होता है क्या होता है, बॉन्ड, या यूं लिख दीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक और कोलॉम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, ठीक है। F इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बेसिकली आयनिक बॉन्ड होता है दो स्पीसीज के बीच का फोर्स। आयनिक बॉन्ड क्या होता है बेटा, दो स्पीसीज के बीच का फोर्स। अब दो कौन सी स्पीसीज, दो आयंस के बीच का फोर्स। अब दो कौन से आयन, कौन से आयंस की बात कर रहा हूं मैं, दो एनायन और केटायन। अपोजिटली चार्ज्ड बोला है, इसका मतलब एनायन और केटायन हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये इसकी लेटेस्ट डेफिनेशन है, क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल दो, या क्या बोल दोगे, कोलॉम्बिक, कोलॉम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल दोगे, कोलॉम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल दोगे, अपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बीच में, अपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बीच में होता। तो बेसिकली ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये आपके इस तरह से, जैसे अगर आप बोलोगे कि NH4 प्लस और Cl माइनस, तो ये भी आयनिक बॉन्ड है। PCl4 प्लस और PCl6 माइनस, इनमें भी आयनिक बॉन्ड है। CS प्लस और Br3, है ना, Br3 माइनस, तो इनके बीच में भी आयनिक बॉन्ड है ना। आपके पास थेलियम +1 और I3 माइनस है, तो इनके पास भी क्या है, आयनिक बॉन्ड है।
तो ये सारे आयनिक बॉन्ड है। इस तरह से हमेशा जरूरी नहीं है कि एक मेटल और एक नॉन मेटल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहां पे देखो कोई भी नॉन मेटल नहीं है, यहां पे देख लो आप खुद सोचो, इसमें कोई भी नॉन मेटल नहीं, इसमें कोई भी सॉरी कौन भी मेटल नहीं है, यहां कोई भी मेटल नहीं है, फिर भी आयनिक बॉन्ड है। तो आयनिक बॉन्ड की लेटेस्ट डेफिनेशन ये कहती है कि जरूरी नहीं है कि मेटल हो या नॉन मेटल हो। मैं आपको फिर कह देता हूं 98% तो यही होता है कि मेटल होता है और नॉन मेटल होता है, 98% तो। लेकिन कुछ ऐसी स्पीसीज होती है जिनमें हमेशा मेटल नॉन मेटल ऐसे नहीं देखा जाता। आप खुद सोचिए इस पे आपको कहां पर कोई मेटल नजर आ रहा है? नहीं। लेकिन ये फिर भी एक कैटायन है और एक एनायन है, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है बेटा? आयनिक बॉन्ड है। इनके बीच में भी ये कैटायन है, ये पूरी स्पीसीज एनायन है, तो ये आयनिक बॉन्ड है। तो कुल मिला के जो हमारी लेटेस्ट डेफिनेशन है वो ये कहती है कि अपोजिटली चार्ज्ड आयंस जहां पर भी होंगे वहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम लेटेस्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे बेटा? आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। अगर आप इसमें देखें तो इसमें कितने तरह के बॉन्ड है इसमें कौन कौन से टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट? टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट, टाइप ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट। इसमें NH4Cl में कौन कौन से टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट है ना? हाउ मेनी टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन NHCl, है ना? हाउ मेनी टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन NH4Cl? तो देखो पहली चीज, क्या NH3 का लोन पेयर H प्लस के पास गया होगा? ठीक है, तो कोऑर्डिनेट है, पहला बॉन्ड तो हो गया कोऑर्डिनेट। फिर अब मुझे बताओ इनका आपस में भी तो बॉन्ड होगा बेटा। इसमें आप ये देखो कि ये जो हमारा NH3 है, ये NH3 बेसिकली इसमें पहले से ही 3 हाइड्रोजन तो जुड़े हुए ही हैं, ठीक है? तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंपल कोवेलेंट बिल्कुल है। और अभी हमको पता चला कि अमोनियम क्लोराइड में, क्लोराइड और अमोनियम आयन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड भी है। कौन कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड भी है। तो किस किस की बात करेंगे? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तीनों तरह के बॉन्ड होते हैं बेटा अमोनियम क्लोराइड में। अमोनियम क्लोराइड में क्या होता है? तीनों तरह के बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये पूछा हमेशा अमोनियम क्लोराइड के लिए ही एक आधा सवाल मैंने देखा है, इसलिए मैंने बोल दिया है। अदरवाइज आपको हर सवाल के लिए इतना कुछ नहीं सोचना है, आप मस्त रहो, ठीक है ना? चलो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब आती है बात कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, है ना? अगली बात आती है, अगली बात लिखिए आप मेरे साथ। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ब्रिटल इन नेचर, है ना? ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब क्या होता है? ऐसे बिखर जाना, टूट जाना। ऐसे नमक की, आप ऐसे नमक का क्या बोलते हैं, लंप ले लो, उसको ऐसे हम बिखेर सकते हो। हमारे पास तो पाउडर फॉर्म में रहता है घर पे, बाकी आप उसको फोड़ सकते हो, ठीक है? ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं। हाँ, मतलब सॉलिड होते हैं, ऐसे हार्ड नहीं होते हैं कि टूटेंगे ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एंड एंड एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ आयोनिक लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। अब ये आयनिक लैटिस और क्रिस्टल लैटिस ये क्या है? ये ऐसा लैटिस है जिसमें प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से ये 3D में अरेंज होता है। ये क्या होता है बेटा? ये 3D में अरेंज होता है, ये चलता जाता है इस तरह से। पूरा इस तरह से, पूरा 3D में होता है, ये हर तरफ होता है, ठीक है? तो इसका मतलब है क्या यहाँ पर आयंस है? ठीक है। और इन इनके आयंस के बीच में ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो अगला अगला पॉइंट इसके अंदर आएगा, आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट शो आइसोमेरिज्म। डू नॉट शो आइसोमेरिज्म। रीजन क्या लिखोगे? रीजन होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, या ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डायरेक्शनल बॉन्ड।
देखो, जो हर तरफ है वो डायरेक्शन नहीं है। इसमें जो ये आयंस है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन आप ये बोलोगे क्या कि सोडियम प्लस है तो जो प्लस है वो एक्स एक्सिस पे है और Cl माइनस है जो माइनस वाई एक्सिस पे है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्बिटल लेवल ऐसा कोई आपने ये बोला कि Na प्लस का कौन सा ऑर्बिटल, Cl माइनस का कौन सा ऑर्बिटल, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग नहीं है इनमें। यानी कि जो डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं ना बेटा, मैं आपको यहां क्लियर कर देता हूं कि डायरेक्शनल बॉन्ड कौन से होते हैं। डायरेक्शनल बॉन्ड्स होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। कौन से होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, डायरेक्शनल बॉन्ड कहां होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड में होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं। इसीलिए पूरी ऑर्गेनिक में जब आप आइसोमेरिज्म पढ़ते हो तो आइसोमेरिज्म जो है वो आपके कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स में होता है। ऐसे थोड़ी सोडियम क्लोराइड में कौन सा आइसोमेरिज्म है, आयंस में कोई इस तरह का आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता प्लस और माइनस के बीच में। तो आयनिक कंपाउंड कभी भी आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। क्लियर हो गई बात। अगली चीज ये है कि इसके और आप लिख सकते हो कि आयनिक कंपाउंड्स, या उसको वहीं कर दो, एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल लैटिस, डू नॉट एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। है ना, इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, डू नॉट एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, मतलब छोटे छोटे कोई मॉलिक्यूल्स नहीं। आप कभी ऐसे नहीं कह सकते हो कि ये NaCl का एक मॉलिक्यूल है, नहीं, फिर ये NaCl का दूसरा मॉलिक्यूल है और इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं। खूब सारे Na प्लस है, खूब सारे Cl माइनस है। हम क्यों फिर भी एक ही लिखते हैं, एक Na प्लस और एक Cl माइनस है? हम एक बेसिक यूनिट उठाते हैं जिसको बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। जिसको क्या बोलते हैं बेटा? इंपेरिकल फॉर्मूला। यानी कि यहां पे कोई मॉलिक्यूलर फॉर्म नहीं होती तो इनका कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही नहीं होता। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही नहीं होता। क्या इनका कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा? नहीं होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता, एक इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। इंपेरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है बेसिक यूनिट उठाओ, जिन तरह के आयंस से आयनिक कंपाउंड बना हुआ है उसकी एक एक यूनिट उठाओ और हमको बताओ सैंपल कि इसमें किस तरह के आयंस है। तो आप बोलोगे Na प्लस टाइप का आयन है, Cl माइनस टाइप का आयन है। ये एक इंपेरिकल फॉर्मूला होता है उसको दिखाने का। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर एक ही Na प्लस है और एक ही Cl माइनस है और उनके बीच में एक का बीच में एक में अट्रैक्शन है। नहीं, वो नहीं है। ठीक है, वो चीज नहीं है, आप उसको गलत मत समझना। अब बात आती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है, आपको कुछ ऐसा ऐसा आप बच्चों को, ठीक है मैं मानता हूं अभी आपकी ऑर्गेनिक स्टार्ट नहीं हुई है, बट मेरे ख्याल से इतना तो सबको पता होगा कि जो आइसोमेरिज्म होते हैं ना, जो आइसोमर्स होते हैं, सॉरी आइसोमेरिज्म नहीं, जो आइसोमर्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। है ना, बाकी आप अरेंजमेंट वगैरह देखते हो अलग हो जाता है, अलग अलग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में जो है वो अलग चीजें देखते हैं। है ना, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में अलग चीजें देखती हैं। लेकिन एक एक बेसिक शर्त आइसोमर्स होने की, एक बेसिक शर्त होती है, पहली शर्त होती है कि वो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। अभी आपने ऊपर लिख दिया कि आयनिक कंपाउंड्स तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ही नहीं होता, ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करते। वहां से भी आप एक रीजन उठा सकते हो कि दैट्स व्हाई दे डू नॉट शो आइसोमेरिज्म, दैट्स व्हाई आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट शो आइसोमेरिज्म, वहां से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है भाई। अब दूसरा आता है इनके अंदर, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स of attraction in solid state, due to strong electrostatic force of attraction, ionic compounds do not conduct well in solid state, but in molten and aqueous form they can
शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। है ना, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट वेल इन सॉलिड स्टेट बट इन मोल्टन एंड एक्वस फॉर्म दे कैन शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। है ना, यानी कि आपको अगर कभी पूछा जाए कि ऐसा क्यों है तो आप उसका रीजन यहां लिखा हुआ है कि सॉलिड के अंदर स्ट्रॉन्ग होता है फोर्स, सॉलिड के अंदर स्ट्रॉन्ग होता है, सॉलिड के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है और वही फोर्स जो है वो वीक हो जाता है किसमें, आपका लिक्विड होगा, मॉल्टन फॉर्म में होगा या इसमें। जैसे जब सॉलिड होगा तो आयंस तो प्रेजेंट होंगे बेटा, आयंस प्रेजेंट होंगे बट नॉट मोबाइल, इस वजह से कंडक्टिविटी नहीं आती है। ठीक है, और अगर हम बात करें मॉल्टन फॉर्म में तो आयंस भी है, मोबाइल भी है और इससे कंडक्टिविटी भी आ जाएगी। फिर आता है एक्वस, आयंस भी है, मोबाइल भी है, ठीक है, और कंडक्टिविटी भी दिखा सकता है। और ये जो आयंस होंगे ये होंगे हाइड्रेटेड आयंस। अभी सब क्लियर हो जाएगा, थोड़ा टाइम दो, सारी चीजें समझा दूंगा। ये कौन से होते हैं, हाइड्रेटेड आयंस होते हैं। तो कुल मिला के आयनिक कंपाउंड्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में हमने यहां पे बात करी है। वो सॉलिड के अंदर नहीं कंडक्टिविटी दिखाते हैं और आपसे पूछा जाएगा कि रीजन क्या है ना। आपसे पूछा जाए NaCl सॉलिड डू नॉट कंडक्ट वेल, वाई सो, क्या उसमें आयंस नहीं है, नहीं नहीं, आयंस प्रेजेंट है बट आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। सॉलिड है तो पास पास है, सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। तो आयंस तो है बट आयंस का क्या अचार डालेंगे जब वो घूम फिर नहीं सकते। आयंस का घूमना फिरना जरूरी होता है, आयंस का क्या होता है, घूमना फिरना जरूरी होता है। उसके बाद हम ये सारी चीजें देखते हैं। आयंस का मोबाइल होना जरूरी है। मॉल्टन फॉर्म में क्या हुआ, मॉल्टन फॉर्म में वही आयंस जो है वो थोड़े वीक हो गए, अट्रैक्शन उनके बीच में क्या हो गया बेटा, वीक हो गया, आयंस के बीच में वीक अट्रैक्शन हो गया। अब वो आयंस एक दूसरे से थोड़ा दूर जा सकते हैं, यानी कि मोबाइल हो सकते हैं, चल फिर सकते हैं, इसीलिए यहां कंडक्टिविटी आती है। आपने उठाया, मेल्ट नहीं किया, आपने उठाया पानी में फेंक दिया, जैसे ही पानी में फेंका तो प्लस को और माइनस को पानी क्या करता है, सेपरेट करता है। मीडियम की वो पावर जो आयंस को सेपरेट करे उसे कहा जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहा जाता है बेटा उसे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पानी का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, 80। तो वो क्या करता है कि मान लीजिए हवा का होता है 1, हवा का कितना होता है बेटा 1, इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। हवा का डाइलेक्ट्रिक कौन, हवा भी मीडियम है, एयर भी मीडियम है, वाटर भी मीडियम है। एयर से 80 गुना ज्यादा ताकत रखता है पानी आयंस को तोड़ने की। इसीलिए आप ये समझिए कि जो चीनी है हमारी, चीनी कह दो, नमक कह दो, नमक कह लो, वो नमक हवा में पड़ा हुआ है, कुछ नहीं होगा, ठीक है। रेनी सीजन में फिर भी वो थोड़ा बहुत पिघल जाता है क्योंकि पानी आ जाता है, मिक्स हो जाता है उसमें रेनी सीजन में। लेकिन आपने उस नमक को जब पानी में डाला तो वो घुल क्यों गया, सॉल्युबल हो गया। उसका कारण है उस पानी की ताकत 80 गुना ज्यादा है हवा से, वो ब्रेक करेगा आयंस को। तो होता क्या है कि जब किसी आयनिक कंपाउंड को पानी में फेंकते हैं तो वो पानी में घुलना शुरू करता है, बिकॉज पानी इज ए पोलर सॉल्वेंट एंड आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर कंपाउंड्स। सर आयनिक कंपाउंड्स पोलर कंपाउंड्स क्यों होते हैं, देखो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड से बने हुए हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अभी बताया था वो लेटेस्ट पीछे। तो जिसमें कंप्लीट प्लस माइनस दिख ही रहा है उसको हम पोलर बोलेंगे ही सही। हम क्या करते थे, कोवेलेंट बॉन्ड में भी हमको अगर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव नजर आता था
तो हम वहां पर भी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर लेकर आते थे और बोलते थे कि इसमें पोलैरिटी आ गई। मैं कह रहा हूं कोई पैदाइशी प्लस माइनस है, पैदाइशी क्या है, प्लस माइनस है। अब कोई पैदाइशी प्लस माइनस है तो वो तो पैदाइशी पोलर है। तो इसीलिए लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर को आप पोलर सॉल्वेंट में डालोगे तो वो घुलेगा, नॉन पोलर को आप नॉन पोलर में डालोगे तो घुलेगा। तो आयनिक कंपाउंड्स पानी में सॉल्युबल होते हैं। रीजन क्या है, आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर इन नेचर। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, पोलर होते हैं। नेचर में कैसे होते हैं, पोलर होते हैं। तो पोलर सॉल्वेंट में घुलेंगे। तो अगला पॉइंट हम वही ले लेते हैं, आ जाओ। अगला पॉइंट हम क्या ले लेंगे, वही सब वही पॉइंट लिख लेते हैं, आओ। अगला पॉइंट लिख लो, आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर इन नेचर and soluble in polar solvent like water। पानी में घुलते हैं। तो कैसे होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सारी चीजें समझते हैं, आइए। कोई आयनिक कंपाउंड है M और X, M प्लस एक्स माइनस सॉलिड है। आपने क्या किया, इसको पानी में फेंक दिया। इसको कहाँ फेंक दिया बेटा, पानी में फेंक दिया। तो जो पानी में फेंकोगे तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, हाइड्रेशन। अब जो होगा वो क्या होगा, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन होगा यहाँ पे, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होता है वो सुनो। हाइड्रेशन होगा कि यहां पे M, या यूं समझ लो, इसको ऐसे समझ लो, M प्लस को भी पानी घेर लेगा और X माइनस को भी पानी घेर लेगा। अब ये नीचे X लगा दिया और साथ में बहुत सारी एनर्जी लिख लेगी, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी, ये हाइड्रेशन हो गया उसका। जब वो घुला पानी में तो क्या हो गया उसका, हाइड्रेशन हो गया। तो ये हम क्या समझ रहे हैं, हाइड्रेशन समझ रहे हैं, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होता है, पानी आयनिक कंपाउंड को, ये आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, इसको कहां फेंका, पानी में। इसको भी पानी ने सराउंड कर लिया, इसको भी पानी ने सराउंड कर लिया, ये अलग हो गए। और दोनों अलग हो गए और जो एनर्जी रिलीज हुई, ये क्या होता है, एनर्जी जो रिलीज हुई ये एक्सोथर्मिक होती है ना, एक्सो होती है, रिलीज्ड एनर्जी होती है। ठीक है, कारण एनर्जी रिलीज क्यों होती है, आओ। जब ये M जाएगा प्लस तो इसको पानी सराउंड करेगा इस तरह से, टेम्परेरी बॉन्ड्स बनेंगे। इस तरह से मैंने ये क्यों बनाया कि ये O है, ये H है, ये H है। इस पे पार्शियल नेगेटिव होता है तो ये O वाले एंड से आएगा। इस पे पार्शियल नेगेटिव होता है, ये O H H, ये H, ये O, ये H, ये H। पानी ऐसा ही होता है, इस तरह से सराउंड करेगा। तो इनके बीच में टेम्परेरी बॉन्ड्स बनेंगे। उन बॉन्ड बनने की वजह से पानी टूटा नहीं है, इस बात का ध्यान रख लेना। पानी टूटा नहीं है, पानी जो है, अच्छा यहां एक्सेस लिख देता हूं मैं। अगर पानी टूट जाता तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। पानी टूटा नहीं है, पूरा पूरा मॉलिक्यूल चिपक रहा है। देखो इसके भी मॉलिक्यूल चिपक गया, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल। पानी अगर कंप्लीट, कहानी अगर हॉल कंप्लीट जो है, कंप्लीट मॉलिक्यूल की तरह है ना, हॉल मॉलिक्यूल की तरह अगर सराउंड करता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रेशन। क्या ऐसा हाइड्रेशन एनायन के लिए भी होगा, बिल्कुल होगा। एनायन के लिए कैसे होगा सर, एनायन तो है तो फिर इस पे माइनस चार्ज है तो माइनस माइनस पास कैसे आएंगे, तो अरे तो ये उल्टे तरीके से आता है बेटा, ये हाइड्रोजन वाले एंड से आता है। ये कैसे आता है बेटा, हाइड्रोजन वाले एंड से आता है। सिलेबस में मतलब हम जो पढ़ते हैं तो केटायन के हाइड्रेशन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, एनायन के हाइड्रेशन पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। फिर भी बता देता हूं कि ये पार्शियल पॉजिटिव है तो ये इस एंड से आएगा। ये किस एंड से आएगा बेटा, इस एंड से आएगा, ये इस एंड से आएगा। बट हाँ ठीक है, ये ध्यान रखना, हाइड्रेशन कभी ध्यान रखना, हाइड्रेशन केटायन एनायन दोनों का होता है हाइड्रेशन। कभी गलती मत कर देना कि हाइड्रेशन सिर्फ केटायन के लिए बोल दो, नहीं। मैं मानता हूं वैल्यू इसकी है, इज्जत इसकी है, मार्केट में इज्जत केटायन की है, लेकिन ऐसी बात नहीं कि एनायन का हाइड्रेशन नहीं होता, होता है उसका भी। तो केटायन के लिए ज्यादातर सोचा जाता है, बट ठीक है मैंने आपको बता दिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन से क्या बना, ये हाइड्रेटेड केटायन है और ये आपका क्या है बेटा, ये हाइड्रेटेड एनायन होगा।
तो पहले तो वो कैटायन एनायन थे नॉर्मल, जब पानी में डाला तो अभी भी कैटायन एनायन ही है, लेकिन अब हाइड्रेटेड कैटायन एनायन है। अब आपको ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में जब मैंने यहां शब्द लिखा हाइड्रेटेड एनायंस, तो यानी कि जब आपने उसको पानी में डाला तो कैटायन और एनायन को पानी ने सराउंड कर लिया, अब उनके चारों तरफ पानी है, अब उनके चारों तरफ क्या है बेटा, पानी है। वो पानी की फॉर्म में जो है वो पानी के साथ अब उनको मोबाइल होना है। ये जो मोबाइल होंगे तो ये अकेले नहीं भागेंगे, अब ये पानी को लेकर भागेंगे। अब मेरा सवाल यह है कि पानी को पास चिपकाने वाला कौन है, ये पॉजिटिव चार्ज, और इसके भी पानी को चिपकाने वाला कौन है, ये नेगेटिव चार्ज। एक शब्द आता है वो क्या, चार्ज अपॉन रेडियस, जिसको बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। क्या बोलते हैं जिसको बेटा, आयनिक पोटेंशियल शब्द यूज करते हैं, आयनिक पोटेंशियल शब्द यूज करते हैं। क्या होता है, आयनिक पोटेंशियल। एक शब्द आता है आयोनिक पोटेंशियल, आयंस के अंदर कितना पोटेंशियल है, उसकी ताकत, उसकी औकात, आयनिक पोटेंशियल। आयनिक पोटेंशियल क्या होता है बेटा, आयनिक पोटेंशियल होता है चार्ज अपॉन रेडियस। उस आयंस पे चार्ज क्या है और उसकी साइज क्या है, रेडियस साइज लिख दो, आयनिक एक ही बात है ना, चार्ज अपॉन साइज, कितनी साइज पे कितना चार्ज है। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट लाइक डेंसिटी समहाउ, है ना। आप किस तरह से इसको डेंसिटी की तरह समझ सकते हो कि इसकी प्लस है तो इस प्लस की औकात कितनी है, और ये माइनस है तो इस माइनस की औकात कितनी है। जितनी ज्यादा पॉजिटिव की औकात होगी, जितनी ज्यादा उस कैटायन पर प्लस चार्ज होगा, जितना ज्यादा उस कैटायन पर प्लस चार्ज होगा, पानी को उतना ज्यादा सराउंड करेगा, और जितना ज्यादा उस एनायन पे होगा, पानी को वो भी उतना ज्यादा सराउंड करेगा। तो इसका मतलब है हाइड्रेशन जो है, मैं आपको यहां लिख सकता हूं क्या, मैं यहां लिख सकता हूं क्या कि हाइड्रेशन, मैं यहां लिख सकता हूं क्या कि डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक पोटेंशियल। डिग्री ऑफ हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक पोटेंशियल, क्योंकि जितना छोटा होगा आयनिक पोटेंशियल होगा, जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना ज्यादा होगा। आयनिक पोटेंशियल को क्या बोल देते हैं बेटा, फाई बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम इसको, फाई। या आयनिक पोटेंशियल को क्या बोल दिया जाता है, फाई बोल दिया जाता है। तो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। क्या समझाया मैंने कि जितना ज्यादा इस कैटायन और एनायन की पावर होगी, उतना ज्यादा इनको पानी सराउंड करेगा, और जितनी ज्यादा हाइड्रेशन होगी उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी भी रिलीज होगी। तो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयनिक पोटेंशियल। अब मैं आपसे सवाल पूछूं, मान लो मैं आपसे सवाल पूछूं, आपसे पूछूं, बहुत सारी चीजें पूछ लेता हूं, चलो आ जाओ, बहुत सारी चीजें पूछ लेता हूं कि हमने दे लिया क्या, हमने ये दे दिया कि एक है लिथियम प्लस, एक है सोडियम प्लस, एक है पोटेशियम प्लस, एक है रुबिडियम प्लस, और एक है सीजियम प्लस। ये एग्जांपल ले लिया हमने, देखते जाना। हाइड्रेशन समझा रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान से सुनना। लिथियम प्लस के पास चार्ज प्लस ही है। एक आपको मैं वापस याद दिला देता हूं कि फाई इज इक्वल्स टू होता है चार्ज अपॉन रेडियस, चार्ज अपॉन रेडियस बोल दो, साइज बोल दो, एक ही बात है, ठीक है, रेडियस बोल दो, ठीक है। यानी कि Q अपॉन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब प्लस के लिए देख रहे हो तो Q प्लस मान लो, R के लिए तो R प्लस मान लो। तो ये तो ऐसा, ये तो चेंज हो सकता है ना कि ये R माइनस हो, ये Q प्लस है तो ये R प्लस हो सकता है, ये चेंज हो सकता है। आप किसके लिए देख रहे हो, कैटायन के लिए देख रहे हो, एनायन के लिए देख रहे हो, उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। मुझे बताओ, इनमें प्लस तो सब पे सेम है, इन सब में प्लस तो सेम है, इन सब में क्या है, इधर से इधर जा रहे हो, इधर से इधर जा रहे हो, तो चार्ज, चार्ज क्या है, चार्ज तो सेम है, चार्ज तो सेम है, +1, ठीक है। लेकिन जो साइज है, कैटायन की साइज है, वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना। बट कैटायन की साइज जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो फाई क्या होगा, तो फाई क्या होगा, डिक्रीज होगा। फाई डिक्रीज होगा तो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। टॉप टू बॉटम आ रहे हो तो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब है कि हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अरे भाई, जब हाइड्रेशन कम होगा तो एनर्जी कम रिलीज होगी। हाइड्रेशन का मतलब क्या है, प्लस,
और पानी का सराउंड आपस में टेम्परेरी अट्रैक्शन। तो वो टेम्परेरी अट्रैक्शन जब कम होगा, तो टेम्परेरी अट्रैक्शन जब कम होगा तो एनर्जी भी कम रिलीज होगी। तो ये तो सिंपल सा सवाल हो गया, एकदम सिंपल सा वाला सवाल हो गया। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम के केस में देख सकते हो आप, टॉप टू बॉटम कहीं पे भी देख सकते हो, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन जो है वो डिक्रीज होगी। अब मेरा सवाल ये है कि अब अपन बहुत सारे सवाल करके देख लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे सवाल करके देख लेते हैं, उससे हम देखेंगे, ठीक है। चलो, तो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, यहां तक है। अब इसको अपन एक नए तरीके से सारी चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बोल दूं, अगर मैं आयनिक साइज की बात करूं, ठीक है, फिर मैं बात करूं डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, फिर मैं बात करूं साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, और फिर मैं बात करूंगा हाइड्रेटेड आयन मोबिलिटी। इतने सारे ऑर्डर देखते जाऊंगा, कनेक्टेड है सारी चीजें, देखते जाना बेटा। आयनिक साइज में आपको पता है कि लिथियम प्लस से बड़ा सोडियम प्लस होता है ना, और पोटेशियम प्लस उससे बड़ा, रुबिडियम प्लस उससे बड़ा, और सीजियम प्लस उससे बड़ा, ठीक है। साइज बढ़ रही है, इनकी साइज तो बढ़ रही है, अभी बताया तो पीछे, नॉर्मल में तो साइज इंक्रीज ही हो रही है इनकी, ठीक है। अब जब साइज इंक्रीज हो रही है, बात आती है डिग्री ऑफ हाइड्रेशन की। तो अब सबके लिए अलग अलग सोचो, अगर इसको पानी में फेंकोगे तो इसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा। डिग्री ऑफ हाइड्रेशन किसका ज्यादा होगा, लिथियम प्लस का डिग्री ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा, उससे कम सोडियम प्लस का होगा, उससे कम पोटेशियम प्लस का होगा, और उससे प्लस रुबिडियम प्लस, और पीछे लिखा हुआ है सीजियम प्लस का सबसे कम, क्योंकि 5 पे चलता है। तो पानी के अंदर हाइड्रेशन तो सबसे कम होगा। डिग्री ऑफ हाइड्रेशन समझ लो, हाइड्रेशन एनर्जी समझ लो, दोनों एक ही बात है, हमने लिख दिया। फिर आता है कि अगर इसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो इसके पास पानी ज्यादा आएगा, यानी कि हाइड्रेटेड आयन की साइज जो है वो इसकी ज्यादा होगी, Na प्लस की उससे कम होगी। भाई सिंपल सी बात है, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा मतलब पानी ज्यादा चिपकेगा, पानी ज्यादा चिपकेगा। तो अब पानी के साथ आपको चीजें देखनी है, पानी के साथ क्या देखनी है आपको, चीजें देखनी है कि पानी के साथ मिला के इसकी कितनी साइज है, वो होती है हाइड्रेटेड आयन की साइज। तो इसकी ज्यादा होगी, इसकी और कम होगी, और इसकी और कम होगी, और इसकी सबसे कम होगी। करेक्ट है बेटा। अब मेरी बात है कि हाइड्रेटेड आयन की मोबिलिटी देखनी है, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोल दो, मोलर कंडक्टिविटी का ऑर्डर बोल दो। अब इनको भागना है ना, कंडक्टिविटी का मतलब है आयंस को भागना पड़ेगा, अब इनको भागना है। अब भागने के लिए बात जब करेंगे तो भागेंगे कैसे, आप बस सोचो जरा, भागना है इनको, कैसे भागेंगे। इसके पास पानी का वजन ज्यादा है, उसको नहीं भागना है, पानी में फेंक दिया, हाइड्रेटेड आयन को भागना है। अब इसके पास तो वजन ज्यादा है, ये तो मोटा हो गया, इसके पास तो वजन ज्यादा है। जिस इंसान के पास वजन ज्यादा हो, किसी को बहुत ज्यादा वजन देकर बोलोगे कि तू भाग, वो तेज थोड़ी भाग पाएगा। इसीलिए जैसे जैसे वजन हल्का हो रहा है इधर आने पर, भागने में उतनी आसानी होगी। तो अब ये चीज वापिस से ऐसे हो जाएगी, वापिस से कैसे हो जाएगी, अब आप इसके लिए लिथियम प्लस एक्वस से ज्यादा अच्छा भागेगा सोडियम प्लस एक्वस, क्यों, क्योंकि ये हल्का है। पोटेशियम प्लस और हल्का है और ज्यादा अच्छे से भागेगा, रुबिडियम प्लस और हल्का है और अच्छे से भागेगा, और सीडियम प्लस तो भयंकर ही भागेगा। क्यों, क्योंकि बेचारे के पास पानी उतना है नहीं ना। डिग्री ऑफ हाइड्रेशन अगर कम है तो पानी ने कम सराउंड किया है, मतलब सीजियम के पास वजन कम है, लिथियम के पास वजन ज्यादा है। जिसके पास वजन ज्यादा है उसको घूमने फिरने में तकलीफ आती है बेटा, इसीलिए मोबिलिटी में वापस से क्या हो जाता है, ये ऑर्डर जो है वो हो जाता क्या, उल्टा। यहां तक चीज एकदम क्लियर है, सबको क्लियर है। आयनिक कंपाउंड्स के बहुत सारे पॉइंट्स हमने देख लिए हैं, एक पॉइंट और बच रहा है, वो भी देख लेते हैं। आइए, अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, आयनिक कंपाउंड्स have high melting point and boiling point as compared to covalent compounds
स्मॉल कोवेलेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूल्स, उनकी बात करें। ऐसे होने को डायमंड भी कोवेलेंट कंपाउंड होता है। आप मेरे सामने लेके आ जाओगे, बोले डायमंड कोवेलेंट कंपाउंड है सर, बोले हाँ, तो क्या डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट किसी आयनिक कंपाउंड से सोडियम क्लोराइड से कम होगा? अरे भाई, वो डायमंड है, डायमंड होता है नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट कंपाउंड्स जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, HCl, CO2, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, ऐसा नहीं कि जिसमें लार्ज नेटवर्क हो। डायमंड में कार्बन 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 के खूब सारे बॉन्ड है, SiO2 3D सिलिकेट, SiO 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 लगातार बॉन्ड बने हुए हैं। जाइंट मॉलिक्यूल्स की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, वो जाइंट स्ट्रक्चर है, उनको बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड। उनको क्या बोला जाता है बेटा? नेटवर्क सॉलिड बोला जाता है। उनका सबसे ज्यादा होता है, उनका आयनिक कंपाउंड से भी ज्यादा होता है। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम कितने नेटवर्क सॉलिड पढ़ते हैं? एक, डायमंड, SiO2, वही पढ़ते हैं, और वो भी अभी पी ब्लॉक का आता पता नहीं है। तो जितना मैं पढ़ाऊं लास्ट में उतना समझ जाना बस, ठीक है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? हम तो नॉर्मल कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? रीजन देखो, अगर आप आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हो, आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हो, और यहां पे आप अगर कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करते हो, ठीक है, बीच में खींच दो लाइन। अब ये मॉलिक्यूल्स होते हैं इस तरह से, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं इस तरह से। इनके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मान लो ये HCl ही लिख दिया हमने, इसको HCl लिख दिया, ये HCl लिख दिया, कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है, वीक फोर्स है, ऐसा होता है। जबकि आयनिक कंपाउंड में ऐसा कुछ नहीं है। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है? प्लस है, माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है। यहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन आयंस। आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ, स्ट्रॉन्ग शब्द है, स्ट्रॉन्ग है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। जबकि यहां पर लड़ाई सीधी, यहां पर लड़ाई सीधी प्लस और माइनस को सेपरेट करने की है। यहां लड़ाई ये नहीं है, आपको H और Cl का बॉन्ड नहीं तोड़ना है बेटा, आपको HCl और HCl को सेपरेट करना है। अगर HCl सॉलिड है तो ये मॉलिक्यूल्स ज्यादा चिपके हुए होंगे, अगर HCl लिक्विड है तो ये मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर होंगे, और अगर HCl गैस है तो ये मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा दूर होंगे। यानी आपकी लड़ाई मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले वीक फोर्स से है, और वीक फोर्स होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लो होता है। क्या होता है बेटा? लो होता है। क्यों? क्योंकि आपकी जिससे लड़ाई है वो वीक है। और यहां पे क्या है कि यहां पे अगर सॉलिड है तो प्लस माइनस के बीच में ही अट्रैक्शन है। मेल्ट करोगे, लिक्विड बनाओगे तो भी उसके अगेंस्ट ही जाना पड़ेगा, आप गैसियस फॉर्म में ले जाओगे तो भी इसके अगेंस्ट ही जाना पड़ेगा। तो कुल मिला के आपकी लड़ाई किससे है? स्ट्रोंग आदमी से है, बड़े पहलवान से लड़ाई है। जोर ज्यादा मारना पड़ेगा, टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा मेल्ट करने के लिए, है ना, लिक्विड बनाने के लिए, गैस बनाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसीलिए इनके क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? हाई होता है। और इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। ये आयनिक कंपाउंड्स की ढेर सारे, हमने खूब सारे सवाल हमने आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को लेकर कर लिए हैं। अब हम लैटिस एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, चलिए तो ये आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन लैटिस एनर्जी स्टार्ट करने से पहले, है ना, एक चीज जो मुझे लगता है कि मैंने आपको आयनिक कंपाउंड्स की तो बता दी थी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो क्यों ना साथ साथ में कोवेलेंट्स के लिए भी देख लें। ये आयनिक के लिए तो मैंने बता दी थी, तो मैं आपके सामने ये वाली स्लाइड लेकर आ गया हूं। आपको कुछ नहीं करना, ये मैं समझा चुका हूं। आयनिक के अंदर मैं डिटेल में जा चुका हूं कि सॉलिड के अंदर कंडक्टिविटी नहीं दिखाएंगे,
मॉल्टन स्टेट में दिखाएंगे, एक्वस फॉर्म में, हाइड्रेटेड फॉर्म में भागेंगे, आयनिक मोबिलिटी हमने देखी है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सॉलिड नहीं करता, मॉल्टन और लिक्विड करेंगे। कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें ना तो सॉलिड में होगा आयंस, ना मॉल्टन फॉर्म में आयंस डेवलप होंगे। यस, अगर उसको आप पानी में फेंकते हो और अगर उसका डिसोसिएशन हो जाता है और आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट, है ना, तो फिर वहां पर जो है वो कंडक्टिविटी दिख सकती है। तो इसमें सिर्फ एक्वस में वो करेगा। मेटल्स, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, मॉल्टन, गैस, जिसमें आप सोचो सब में ऑलवेज कंडक्टर, ऑलवेज कंडक्टर। इवन इन गैसियस फेज में भी मेटल जो है वो कंडक्टर होता है। तो ये चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अब बात आती है अगली एक चीज जो हम सीखते हैं। आपने बॉन्ड हैबर साइकिल सुना होगा, आपको थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ाया हुआ या पढ़ा होगा आपने कभी। टू फॉर्म अ स्टेबल आयनिक कंपाउंड रिलीज्ड एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन द एनर्जी एब्जॉर्ब। देखो ये तो धंधे का नियम है। अगर तुमको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा इन्वेस्टमेंट से, जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उससे ज्यादा तुमको प्रॉफिट मिलेगा, तो ही धंधा स्टेबल होगा। बस वैसे ही है कि आयनिक कंपाउंड अगर बन रहा है तो बनते के समय उसके पैसे भी लगेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब भी होगी, बहुत सारे प्रोसेस आएंगे जिसको बोलते हैं फॉर्मेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं बेटा, जिसको फॉर्मेशन एंथैल्पी। किसी कंपाउंड के बनने में कितनी टाइप की एनर्जी लगती है, सारी फॉर्मेशन एंथैल्पी होती है। वो सारी एनर्जी का हिसाब, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज का हिसाब जो फाइनल होता है उसको बोलते हैं फॉर्मेशन एंथैल्पी। तो वो जो फॉर्मेशन एंथैल्पी है वो आपने बॉन्ड हैबर साइकिल में पढ़ी होगी। वही चीज सेम ऐसे समझिए कि आयनिक कंपाउंड्स है, तो आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, एक एग्जांपल उठा लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, है ना। फॉर्मे एग्जांपल के तौर पे क्या उठा लेंगे हम, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, NaCl सॉलिड, ठीक है। कैसे बनेगा NaCl सॉलिड, तो पहली स्टेप, स्टेप वन, पहले समझिए आपको क्या करना है। हमको Na प्लस चाहिए और Cl माइनस चाहिए। हमको क्या चाहिए, Na प्लस चाहिए और Cl माइनस चाहिए बेटा। Na प्लस चाहिए और Cl माइनस चाहिए। दूल्हा चाहिए, दुल्हन चाहिए, सीधी बात है। उसके बाद बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, एनर्जी रिलीज होगी, मजा आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के यहां पे अगर हम बात करें तो हमको सोडियम मिलता है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, सोडियम हमको नेचर में किस फॉर्म में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। फिर हम इसका क्या करेंगे, सब्लिमेशन करेंगे। क्या करने वाले हैं हम इसका, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जानते हो, डायरेक्ट गैस में बदल देना। सब्लिमेशन क्या होता है बेटा, डायरेक्ट गैस में बदल देना, यानी कि Na गैसियस हो गया। क्लियर है। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ये Na प्लस बन गया, वो भी गैसियस फॉर्म में। ठीक है, वो बन गया क्या, गैसियस फॉर्म में। दूल्हा हो गया भैया तैयार, अब बारी दुल्हन की। ठीक है, Cl माइनस बनाना है हमको, Cl माइनस बनाना है, आ जाओ। तो हमको नेचर में मिलतेगी Cl2 गैस मिलेगी। ठीक है, Cl2 क्या मिलेगी, गैस। बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये Cl Cl है, तो इसका बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। यहां पर हम हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ही कैलकुलेट करेंगे, अभी बताऊंगा क्यों। हमको एक ही चाहिए, दो दुल्हन नहीं चाहिए बेटा, ये दो बहनें एक से ही करनी है शादी। ठीक है भाई, तो इनका बॉन्ड तोड़ा, एक को लेके गए आप। तो इन दोनों को तोड़ने के लिए आपने मान लो 10 रुपए दिए, तो हिसाब में आपको 5 रुपए ही जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 10 रुपए तो दोनों को तोड़ने के लिए लगे ना हमारा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो कैलकुलेट की जाती है वो हाफ ही की जाती है, हाफ जोड़ी जाती है वहां पे, पूरी नहीं जोड़ी जाती। क्यों, पूरी जोड़ोगे हिसाब बिगड़ जाएगा। दोनों थोड़ी लेके आनी है दुल्हन, एक दुल्हन चाहिए हमको, तो आधा हिसाब लिखेंगे। हिसाब तो हिसाब है, हिसाब पूरा पक्का होना चाहिए। अगर दो के लिए 10 रुपए लगे तो एक के लिए कितने लगेंगे, 5 रुपए। तो 5 रुपए ही जोड़े जाएंगे, क्योंकि हमको एक ही चाहिए। उसके बाद इसमें हमको क्या मिलाना है, हमको माइनस बनाना है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन एडिशन होगा, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। इसकी क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और क्या बन जाएगा, ये Cl माइनस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये Cl माइनस बन जाएगा भाई, Cl माइनस, ये लो गैसियस। अब होगा क्या, अगली स्टेप में देखो, अगली स्टेप में देखो, ये दोनों आयंस बन चुके हैं। ये मिलकर क्या बना देंगे, NaCl। ये क्या मिलके बनाएंगे आपका, ये दोनों मिलेंगे NaCl। ठीक है, और वो भी सॉलिड। तो जिसमें एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलेंगे यू को बोलते हैं बेटा लेटिस एनर्जी। यू को क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी। अब सवाल ये है कि एब्जॉर्ब कौन हुई, है ना,
रिलीज कौन सी हुई, एब्जॉर्ब कौन सी हुई, यही देख लेते हैं। आ जाओ, एब्जॉर्ब कौन सी हुई, सब्लिमेशन एनर्जी। क्या मानते हो, सॉलिड से गैस जा रहे हो, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा या नहीं होगा? भाई सॉलिड का मतलब पास पास, गैस का मतलब दूर दूर। दुनिया में जब जब भी पास पास वालों को दूर दूर करना चाहोगे तो वहां क्या होने वाला है, वहां पर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। यहां एनर्जी दे दी, एंडोथर्मिक। फिर आप सबको पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है बेटा, एंडोथर्मिक होती है। तो हमारा दूल्हा तो भैया पैसा खर्चा लगा लगा के ही तैयार हुआ है भैया, सीधा सीधी बात है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी बॉन्ड तोड़ने के लिए भी तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो यहां दुल्हन पे पहला काम भी तो हमारा एंडोथर्मिक ही हुआ है, इसके भी पैसे लग गए, ब्यूटी पार्लर। उसके बाद यहां जाकर जरूर मैं मान सकता हूं कि Cl माइनस, यहां मैं मान सकता हूं कि Cl माइनस है, तो यहां हमारा पहला एक्सोथर्मिक प्रोसेस आया। हमारा यहां पे क्या आया, पहला एक्सोथर्मिक प्रोसेस आया, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस आया। ये अभी एक बार यहां पे एनर्जी रिलीज हुई है। यहां तो खर्चा लग गया, खर्चा लग गया, खर्चा लग गया, यहां थोड़ी बहुत आमदनी हुई है, ठीक है। और यहां पे हमको पक्का खूब सारी मिलने वाली है। इनफैक्ट मैं अगर बोलूं तो एक आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी में जो सबसे ज्यादा रोल होता है वो उस आखिरी वाली एनर्जी का होता है, एंड दैट इज लैटिस एनर्जी। वो क्या होती है बेटा, लैटिस एनर्जी होती है। उस आखिरी का सबसे ज्यादा रोल होता है, उस आखिरी एनर्जी का सबसे ज्यादा रोल होता है। तो अगर हम इसकी कंप्लीट फॉर्मेशन एंथैल्पी देखें तो हम उसको कैसे देख सकते हैं कि क्या क्या, जहां कहां पे हमारा खर्चा हुआ है, कहां कहां पे हमारा पैसा जो है वो लगा है, कहां कहां पे हमको आमदनी हुई है। ये रिलीज्ड एनर्जी हमारे पास दो जगह आ रही है और एब्जॉर्ब्ड एनर्जी हमारे पास तीन जगह आ रही है। हमने कहा रिलीज एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, नंबर ऑफ प्रोसेस पे मत जाना है, एनर्जी रिलीज मानी कि नेगेटिव में ज्यादा होना चाहिए, ठीक है भाई। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमको लिखना है सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन एंथैल्पी, तो यहां लिखेंगे डेल्टा HF NaCl इज इक्वल्स टू, सबसे पहले यहां पे सब्लिमेशन एनर्जी हुई, ठीक है, तो डेल्टा H सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है, प्लस प्लस क्या लिखोगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, डेल्टा या आई डायरेक्ट IE लिख दो, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, ठीक है। और फिर यहाँ पे साथ में क्या लिखोगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्लस साथ में क्या लिखोगे, प्लस अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो कि माइनस में है, माइनस में आएगी, इसकी तो एक्सो आएगी, प्लस यहाँ भी रिलीज होगी एनर्जी, क्योंकि गैस से पहली चीज तो प्लस माइनस चिपक रहे हैं तो रिलीज करेंगे, दूसरा चिपकने के बाद सॉलिड भी बन रहे हैं, गैस से सॉलिड भी बन रहे हैं, दूर से पास भी आ रहे हैं, तो यहां तो अट्रैक्शन हो रहा है, यहां तो सब्लिमेशन का उल्टा काम हो रहा है, तो यहां तो फायदा ही फायदा है। पहला तो फायदा प्लस माइनस चिपक रहे हैं, दूसरा चिपक के सॉलिड भी बन रहे हैं, चिपक रहे हैं, पास आ रहे हैं, एनर्जी रिलीज होगी, तो इसको लेटिस एनर्जी बोलेंगे, यहां पे माइनस में आएगी वो भी। तो ये एक इसका बॉन्ड हेबर साइकिल हो गया। हमारा सवाल तो खैर इतना कुछ सोचने से कुछ होता ही नहीं है। मैं तो इतना जानता हूं कि तुमको अगर पूछा जाए कि एक स्टेबल आयनिक कंपाउंड के लिए क्या क्या होना चाहिए, है ना, फॉर स्टेबल आयनिक कंपाउंड के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में सिखा सकता हूं। फिर हम फॉर स्टेबल आयनिक कंपाउंड, है ना, अभी हमने देखा कि जो रिलीज्ड एनर्जी है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस ज्यादा होना चाहिए और एंडो जो है वो कम होना चाहिए। अब एक्सो कौन कौन से हैं वो देखो, एक्सो है एक तो एक तो हो गई आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक हो गई ऑफ एनायन, है ना, ऑफ नॉन मेटल, ऐसे समझ लो ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन खाएगा, और दूसरी हो गई आपकी कौन सी, लेटिस एनर्जी, ये तो हो गई आपकी एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक कौन कौन सी हो गई, एंडोथर्मिक के लिए क्या लिख सकते हैं, एंडोथर्मिक में कौन सा हो गया, सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ मेटल, ठीक है, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल, और यहां पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ नॉन मेटल। तो यहां पे क्या क्या लिख सकते हो आप,
कि जो ज्यादा है वो ज्यादा होने चाहिए और जो कम है वो कम होना चाहिए। तो फॉर स्टेबल आयनिक कंपाउंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल, आपसे पूछा जाए आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल शुड बी लेस। ठीक है, उसके बाद सब्लिमेशन एनर्जी पूछी जाए, सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ मेटल, ये भी क्या होना चाहिए, शुड बी लेस। उसके बाद पूछा जाए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल शुड बी हाई, ये ज्यादा होनी चाहिए बेटा। माइनस वाली चीजें हमको ज्यादा चाहिए, एक्सो वाली हमको ज्यादा चाहिए। लेटिस एनर्जी है ना, लेटिस एनर्जी शुड बी, लेटिस एनर्जी जो है वो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। माइनस वाले ज्यादा होने चाहिए, तभी तो माइनस में वैल्यू ज्यादा आएगी। और एंडोथर्मिक प्रोसेस जो है वो, नंबर ऑफ प्रोसेस पे मत जाना, रिलीज एनर्जी देखना। तो स्टेबल, ऐसे आप सवाल कर सकते हो कि एक आयनिक कंपाउंड के स्टेबल होने के लिए क्या कम होना चाहिए, क्या ज्यादा होना चाहिए। इनके उल्टे स्टेटमेंट लिखे हुए होंगे तो आप समझ जाना कि वो गलत है। ठीक है, बात क्लियर है बेटा। अगले लेक्चर में हम लेटिस एनर्जी स्टार्ट करेंगे, अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट में लिखते हैं कि 1.5 घंटे का ही लेक्चर क्यों लेते हो। देख बेटा, अगर मैं 2-2 घंटे या 2.5-2.5 घंटे के लेक्चर डालने भी लग जाऊंगा तो पता है क्या होगा, तुम उसको 4-4 घंटे में कंप्लीट करोगे। 4 घंटे में इसको तुम कंप्लीट करते हो, 1.5 घंटे के लेक्चर को 2-2.25 घंटे में कंप्लीट कर लेते हो, मैक्सिमम 2.5 मान लो। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं 1.5-1.5 घंटे के लेक्चर लेता हूं, है ना, अगर मैं 1 hour and 30 minute का लेक्चर लेता हूं तो मेरे को शायद 2 लेक्चर एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे। कितने, इतना ही होता है, तुमको लगता है ऐसा ही, शायद 2 या 3 लेक्चर ही एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे। अब 2 या 3 लेक्चर का मतलब है कि तुम्हारे तो बहुत सारे घंटे बचा लिए मैंने तो। ठीक है, दूसरा, किसी एक सब्जेक्ट की वजह से दूसरा सब्जेक्ट हैम्पर नहीं होना चाहिए। आज मैं डालने को 4 घंटे की रिकॉर्डिंग डाल दूं और बोलूंगा लैक खत्म, ऐसी कोई मजबूरी आएगी तो मैं कर भी दूंगा, फिलहाल नहीं है तो क्यों करूं, मैं अपनी वजह से तुम्हारे दूसरे सब्जेक्ट का नुकसान क्यों करूं। ठीक है, हर चीज क्यों ऐसे सोचते हो कि एक ही बार में सारी खा जाओगे। भाई मैं जितना जानता हूं कि अगर 1.5 घंटे का लेक्चर तुम देखते हो तो तुमको चीजें ज्यादा याद रहेंगी, दिमाग है हमारा भी थकता है बेटा वो भी। ठीक है, और अगर तुम किसी चीज को 4 घंटे से पढ़ रहे हो, 4 घंटे तक लगातार आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो एक ही चीज की, मैं मतलब 100% गारंटी ले सकता हूं कि, ठीक है मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ आप भूलोगे भी ज्यादा, क्योंकि 4 घंटे तक एक ही एक चीज सुन रहे हो, कंसंट्रेशन। इससे अच्छा है आप थोड़ी थोड़ी चीजें करके खाओ, स्वाद ले, फील ले, काम को खत्म करना है इस तरह से मत देखो। मेरी मजबूरी होगी सिलेबस करवाने की, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा अगर ऐसा कुछ होगा, जो कि मुझे पता है तुमको पता है, ऐसा लगता है कि सिलेबस नहीं हो पाएगा, ये लास्ट में ज्यादा डालेगा ना, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो आदमी शुरू से बैलेंस करके चलता है उसको लास्ट तक कोई दिक्कत नहीं आती। मैंने ना तो बहुत ज्यादा स्लो पढ़ाया है, ना मैं बहुत ज्यादा फास्ट भगा रहा हूं, मैं अपनी स्पीड जितनी होनी चाहिए मुझे पता है ना, कितने लेक्चर चाहिए मैं उतने लेक्चर में लूंगा और आपको सिलेबस करवा के दूंगा। शुरू में बहुत धीरे भाग के लास्ट में बहुत ज्यादा फास्ट हो जाना मेरी आदत नहीं है, मुझे 10 से 11 साल हो चुके हैं इस फील्ड में पढ़ाते हुए, मैंने अपना सिलेबस हमेशा टाइम पे खत्म करवाया है। ठीक है, मेरे को पता है, इसीलिए बेटा परेशान मत हो, मैं कोई डांट नहीं रहा हूं आपको, आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि आप ऐसे कमेंट मत करो, बस सिंपल सी बात है, बात को समझो, ये मैं आपके फायदे के लिए कर रहा हूं। जब मुझे लगेगा कि मुझे ही सिलेबस खत्म करवाना है, अगले को पढ़ना है, जब पढ़े ऐसे, यार उसके लिए वन शॉट है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जो आपके आज यहां पर सुन रहे हैं, मैं जानता हूं सिर्फ बैच परचेज किया हुआ है, थोड़ी देर चलाते हैं लेक्चर फिर बंद कर देते हैं, कुछ काम आ जाता है, उनकी लाइफ की अपनी प्रायोरिटीज अलग होंगी, तो उनके लिए आएगी उम्मीद, सीरीज लेके आएंगे वो 720 में से 350 नंबर, और फिर अगले साल फिर ड्रॉप करेंगे और उनको समझ आएगा कि वन शॉट से फायदा जरूर हुआ, लेकिन क्या फायदा हुआ, हमारे 100 नंबर आ रहे थे तो हमारे 350 आ गए। बेटा फायदा डेफिनेटली हुआ है, मैं मान सकता हूं, लेकिन 350 नहीं लाने थे भाई, सिलेक्शन चाहिए तो ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। चीजों को धीरे धीरे सीखोगे तो सीखोगे, और चीजों को बहुत फास्ट फास्ट सीखने की कोशिश करोगे, सब एक साथ खाना चाहोगे, अपच हो जाएगा बेटा, डाइजेस्ट नहीं होगी चीजें। तो आराम से चलो, घबराओ मत, किसी और सब्जेक्ट के किसी और टीचर को देखकर अपने मन में ये ख्याल मत लाओ कि आपको इस सब्जेक्ट में भी बहुत ज्यादा लेक्चर, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा क्लास या आपका सिलेबस नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सप्लेनेशन एक जादू होता है,
वो जिस तरह से अपना चाहे टाइम बचा सकता है, और वो एक टीचर की कला होती है। आप उसके लिए चिंता ना करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। रुक जाइए, थैंक यू वाली स्लाइड नहीं है, मेरे पैसे कट जाएंगे, मैं बता रहा हूं, मेरी तनख्वाह नहीं आएगी। हाँ जी, ठीक है। तो चलिए शुरू क्या करते हैं, खत्म करते हैं आज का लेक्चर। और थैंक यू सो मच। नमस्कार, है ना। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और 24 घंटे नहीं, लेकिन जितने चाहिए उतना घंटे पढ़ाई में व्यस्त रहिए। सारे काम करिए, मैं हमेशा बोलता हूं सारे काम करने हैं आपको। आपको थोड़ी देर टीवी भी देखनी है, आपको अपने घर वालों से भी बात करनी है, आपको पूरा दिन, आपको स्क्रीन टाइम जो है वो आपका स्क्रीन टाइम बहुत जाता है, क्योंकि आपको लेक्चर्स देखने पड़ते हैं। हम समझ सकता हूं, मैं समझ सकता हूं आपका दर्द, लेकिन बेटा पॉइंट यही है कि आपको फिर भी मैनेज करना ही पड़ेगा। घर वालों से बात करिए, दोस्तों से बात करिए, मन हल्का होता है, लोगों से मिलते रहिए, जुलते रहिए, सब काम करिए। जब आपका दिमाग एकदम फ्रेश रहेगा तो आप पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।